नमस्कार, जय भारत। नमस्कार, जय भारत सभी का। क्या हाल है भाई? गुड मॉर्निंग सभी को। नमस्कार, जय भारत। आज आपका पहला दिन है, नया बैच, काफी जोरदार बैच है ये। चलिए आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। फटाफट सब लोग जुड़ जाइए 1 मिनट के अंदर और आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। बहुत ही जोरदार सेशन होने वाला है, केमिकल काइनेटिक्स। आप सभी का स्वागत है यहाँ पे। चलिए फटाफट जुड़ जाइए। 9:30 हुए, एकदम टाइम पे हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। ये डार्क मोड ही है, आप देखिए ध्यान से, डार्क मोड ही है, आप परेशान मत होइए, सब कुछ सही है। फटाफट जुड़ जाइए। 9:30 समय हुआ है, हम लोग टाइम पे आ चुके हैं। समय की कद्र करिए, सभी लोग फटाफट टाइम पे जुड़ जाइए। नमस्कार, जय भारत। ओके ओके ओके, चलिए सेशन स्टार्ट किया जाए। आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। काफी सारे लोग आ चुके हैं। ओके, फटाफट जुड़ जाइए। 1 मिनट का टाइम लेते हैं, फटाफट जुड़ जाइए, फिर शुरू कर देते हैं। बस जल्दी सब लोग जुड़ जाइए, जैसे कोई बात किसी की छूटे नहीं, है ना। फटाफट जुड़ जाइए, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ओके चलिए चलिए स्टार्ट करें। काफी टाइम हो गया, काफी लोग जुड़ चुके हैं। 1 मिनट अपने समय दे दिया सबको। ओके डन, बिल्कुल टाइमली आना है सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जिनको मेरे बारे में पता नहीं, मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको 10-20 सेकंड में। मेरा नाम एकेएम सर, जे स्टार नाम से मुझे कोचिंग फील्ड में जानते हैं। क्यों जानते हैं, जे क्या है और स्टार कौन है, ये आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। अगला पॉइंट, बीटेक फ्रॉम एसबीटीआई कानपुर, एमबीए फ्रॉम ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, दोनों ही टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इंडिया के। आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ का पास आउट हूं मैं। 10 साल का एक्सपीरियंस है। आकाश, एलन, सर्वोत्तम, इन सब जगहों पे काम कर चुका हूँ। सर्वोत्तम में वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ। लजबिन पटेल, सोमल अग्रवाल, वरुण नंद कुमार, इन सभी को मेंटर किया है। एआईआर 342, एम्स 2016, 2018, 2019 और बहुत सारे नीट एम्स टॉपर्स, आईटीएस को मैंने ट्रेन किया है। आप मुझे इस नाम से सर्च कर सकते हैं, अजय मिश्रा नाम से, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, और मैं आपको मिल जाऊंगा। अगर आपने अभी तक इस प्लेटफॉर्म पे इस नाम को फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यही नाम आपको मोक्ष तक ले जाएगा। जे स्टार लाइव मेरा रेफरल कोड है, अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं, 10% उन्हें ऑफ मिल जाएगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। और अब मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, ध्यान से सब लोग सुनिए। 1 मिनट में मैं सारी बातें पहले ब्रीफ कर दूं कि कैसे कैसे क्या चलने वाला है। क्या एवी क्लियर है? क्या हेलो, एवी 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 क्लियर है? क्या आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही। एवी क्लियर, एवी क्लियर तो एक बार एवी लिख दीजिए। मैं रिफ्रेश कर देता हूं एक बार, फटाफट एक बार रिफ्रेश कर देता हूं मैं। हेलो, एवी क्लियर है क्या? अगर एवी क्लियर है, ऑडियो वीडियो विजुअल्स वगैरह साफ नजर आ रहे हैं आपको, मैं दिख पा रहा हूं, मेरी बातें सुन पा रहे हैं आप, तो एक बार सभी लोग एवी लिख दीजिए, जल्दी से एक बार एवी लिख दीजिए। और एक बार सब लोग थम्स अप कर दीजिए और सेशन स्टार्ट करने की शुरुआत कर दीजिए। एक बार सब लोग थम्स अप कर दिया, अंगूठा दिखा दीजिए फटाफट। यस, एवी लैग है। चलिए एक बार, ओके डन। अभी एवी क्लियर है क्या? एक बार और चेक कर लीजिए, अभी एवी क्लियर है क्या? बिल्कुल डन। चले स्टार्ट। आप लोग अपनी स्क्रीन में रिफ्रेश कर लीजिए। मैं चैट को ऑफ करूंगा थोड़ी देर के लिए, जिससे कि बार बार वो लैग ना हो। लैग इस वजह से भी होता है क्योंकि चैट चल रही है, बराबर। तो मैं चैट को बंद कर रहा हूं। अब यहाँ पे मैं चैट को बंद कर रहा हूं। अब हम लोग काम चालू करने वाले हैं। अब मैं सिर्फ बोलूंगा और आप सुनेंगे। चलिए स्टार्ट, ध्यान से सुनिए सभी लोग। सबसे पहले आज आपकी पहली क्लास है, तो मैं आपको 1-2 मिनट के अंदर कुछ बातें बता देता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1-2 मिनट के अंदर मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं, सुनिए सभी लोग ध्यान से। देखिए सबसे पहली बात, आज आप जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स, ये इस बैच का, सुपर अचीवर बैच का पहला टॉपिक है। ये फर्स्ट टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स, राइट। और ये सुपर अचीवर बैच में, इस सुपर अचीवर बैच में मैं पूरी कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। ये सब डाउट होते हैं, लोग पूछते हैं मुझसे इधर उधर, इसलिए मैं आपको पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं। मैं कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री मैं पढ़ाऊंगा स्वयं। सारे चैप्टर मतलब सारे चैप्टर, यानी कि मोल कंसेप्ट से लेकर के मैं आपको सरफेस केमिस्ट्री तक सब कुछ 13 चैप्टर में ही कराऊंगा, मैं स्वयं। ना कोई बीच में आएगा, ना कोई किनारे आएगा, बराबर। दूसरा पॉइंट सुनिए इंपॉर्टेंट, जब आप पूरी फिजिकल केमिस्ट्री मेरे साथ अटेंड करेंगे तो बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जिन्हें ये मौका मिला है कि वो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री मेरे से पढ़ पाए। कोशिश बहुत लोग करते थे हर बैच में, लेकिन किसी बैच में 2 क्लासेस, किसी में 2 टॉपिक्स, किसी में 3 टॉपिक्स पढ़ा पाता था, क्योंकि मुझे सारे बैचेस में जाना होता था। लेकिन आपको ये मौका मिला है कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने का, तो आप इस मौके का पूर्णतया फायदा उठाने की कोशिश करिए। और अगली इंपॉर्टेंट बात,
आपको इस दौरान पूरी तरीके से दो बातों को फॉलो करना है। आपको पूरे सेशन के दौरान अगर आपको मुझसे जुड़े रहना है और ढंग से और सिलेक्शन की तरफ जाना है तो आपको कंसिस्टेंट रहना होगा और परसिस्टेंट रहना होगा। जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं उनको मैंने ये बात बताई भी है। तो दो ही मूल मंत्र हैं, ज्यादा बातें मैं करता नहीं हूं, सिर्फ एक्शन मेरा बोलता है कि क्या कैसे करना है। एक्शन स्पीक्स। मैं ज्यादा बातें दोबारा नहीं करूंगा, मैं आज आपको फिर से बता दे रहा हूं। अब से लेकर के जब तक मैं फिजिकल केमिस्ट्री पूरी खत्म ना कर दूं, आपको कंसिस्टेंट रहना है मेरे साथ और परसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट का मतलब आपको नियमित रहना है, परसिस्टेंट का मतलब आपको दृढ़ रहना है। मतलब यू हैव टू बी फर्म, आपको मजबूत रहना होगा अंदर से। ये नहीं कि 4 लेक्चर बाद आपने कहा कि अरे साहब अब तो मैं आराम कर लूं थोड़ा। क्या कंसिस्टेंट रहने का मतलब है कि आपको बिल्कुल टाइमली आना है, हर क्लास करनी है, एक भी क्लास नहीं छोड़नी है, एक सिंगल क्लास भी नहीं छोड़नी है। अगर आप ये दोनों बातें फॉलो करते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी फिजिकल केमिस्ट्री में 100% क्वेश्चन सही होंगे। 99.9 भी नहीं बोलता हूं मैं, 99.9 भी नहीं बोलता हूं, मैं बोलता हूं 100%, मतलब 100%। और ये बात अगर मैं बोल रहा हूं तो इसके कुछ मायने हैं और मैं ये करके दिखा दूंगा अगर आप ये दो बातें फॉलो करेंगे तो। लेकिन अब एक लेकिन लगा हुआ है, लेकिन भी ध्यान दीजिए, अगर इन दोनों बातों से आप फिसल गए कभी भी, अभी तो आपको लग रहा होगा कि चलो आज पहली क्लास है, मैं खूब सारी क्लासें करूंगा, बिल्कुल पढ़ूंगा, लेकिन 10 क्लास बाद में फिर से पूछूंगा कहां गई कंसिस्टेंसी और कहां गई परसिस्टेंसी। अगर इनमें एक भी चीज ढीली पड़ी तो ये जो कॉलेज का रास्ता है फिर मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता हूं। फिर ये जैसे आपने एक कड़ी तोड़ दी इन दोनों में से तो फिर ये रास्ता भी टूट जाता है। अगर आप ये दोनों कड़ियां मेंटेन करके रखेंगे तो रास्ता इधर जाता है और ये रास्ता कॉलेज की तरफ जाता है। समझ पा रहे हैं? अब आपको तय करना है कि आपको किस रास्ते पे चलना है। एक और प्रॉब्लम जो लोगों को फेस कर रहे हैं, जो मुझसे बार बार पूछ रहे हैं, वो ये है कि हम लोगों ने मोल कंसेप्ट हमने पढ़ा नहीं है। कुछ लोगों ने पढ़ लिया है, जो लोग पहले जुड़ गए थे उन्होंने पढ़ लिया है, जो बाद में जुड़े हैं वो नहीं पढ़ पाए हैं। तो क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये बात आपने ध्यान से सुनी होगा कि मैं पूरे चैप्टर फिर से पढ़ाऊंगा। मोल कंसेप्ट फिर से क्या, बस एक ही चैप्टर तो हुआ है और वो भी मैं फिर से पढ़ाऊंगा। तो इस बैच में सारे चैप्टर कराऊंगा। पहली बात तो आपको बिल्कुल भी, जितने भी लोग नए जुड़े हैं वो बिल्कुल यकीन के साथ जुड़े रहें, उनको सब कराया जाएगा, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात बराबर, तो सब कराया जाएगा। ये बड़ा मिसकंसेप्शन है इसलिए क्लियर कर दे रहा हूं। दूसरी बात, जो लोग पहले से जुड़ चुके हैं, जो लोग प्री अचीवर में पहले से जुड़ चुके हैं, मतलब 10 दिन पहले जुड़ गए थे, ज्यादा नहीं 10 दिन पहले जुड़े हैं वो, तो अगर वो 10 दिन पहले जुड़ गए हैं तो वो जो मोल कंसेप्ट की क्लासेस कंटिन्यू है 1 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 6 तारीख तक 4 क्लासेस, उसमें से 3 ही बची हैं, उनको कंटिन्यू रखें। और जो लोग जुड़ना चाहते हैं इन क्लासेस में वो भी जुड़ सकते हैं। वो क्लासेस शाम को होती हैं 1, 3, 4, 6, 8 PM। अगर आप नहीं जुड़ना चाहते हैं कोई बात नहीं, आपको इस बैच में पूरी क्लासेस कराई जाएंगी, तो आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन अगर किसी ने कर रखा है मोल कंसेप्ट तो आप अपना कवर कर लीजिए। अगर आपने 9 लेक्चर दिए हैं तो 9 लेक्चर दिए तो 3 लेक्चर और देकर के पूरा पैकअप कर लीजिए। और जो लोग इक्विवेलेंट वेट वगैरह को समझना चाहते हैं वो भी उसमें आ सकते हैं। शाम की अलग से क्लासेस है, वो ये बैच नहीं है। पहली बात तो मैं बता रहा हूं, वो ये बैच नहीं है, ये बैच बिल्कुल सेपरेट है। और ये प्योरली क्या है, इसका नाम क्या है इस बैच का? सुपर अचीवर बैच। और इस बैच में पूरा मोल कंसेप्ट से लेकर सरफेस तक सब पढ़ाऊंगा। डन? कोई कंफ्यूजन नहीं मेरे ख्याल से। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, तो एक बार सब लोग थम्स अप दिखा दो और हम आगे बढ़ जाएं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं तो मैं तुरंत आगे बढ़ जाऊं और मैं ज्यादा इधर उधर की बातें करता नहीं, सीधे काम चालू करते हैं अपने। चलिए, काम स्टार्ट। आज के टॉपिक का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। काम स्टार्ट करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स, ध्यान से देखिए। तो केमिकल काइनेटिक्स में 2 वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है, एक हुआ काइनेटिक्स और एक केमिकल। अब आप सोचिए काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? काइनेटिक्स को आप किससे कनेक्ट करते हैं? अगर आपसे कोई पूछे काइनेटिक्स वर्ड कहां इस्तेमाल हुआ था पहले, तो आप कहेंगे काइनेटिक्स में फिजिक्स में पढ़ता हूं। तो बताइए, काइनेटिक्स का मतलब होता है मोशन। जहां पे आप मोशन की बातें करते हैं वहां पे आप काइनेटिक्स की बातें करते हैं, बराबर? तो काइनेटिक्स का मतलब क्या है? मोशन। तो यहां पे मैं मोशन की बातें करूंगा। अब सवाल उठता है किसके मोशन की बातें करूंगा? जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो वहां गाड़ी चलती है, ऑब्जेक्ट मूव करते हैं। यहां पे आप किसके मोशन की बात करेंगे? तो आप कहेंगे यहां केमिकल वर्ड लिखा हुआ है, तो मैं यहां पे केमिकल रिएक्शंस की मोशन की बात करूंगा, बराबर? तो यहां पे क्या बात करूंगा मैं? केमिकल रिएक्शंस की स्पीड की बातें करूंगा, बराबर? तो आप जो भी केमिकल रिएक्शंस होंगी उनकी स्पीड की बातें करेंगे। ये चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस में काइनेटिक्स को समझना है। अब क्या समझना है काइनेटिक्स में? कि कौन सी रिएक्शन की काइनेटिक्स तेज होती है, कौन सी रिएक्शन की काइनेटिक्स धीमी है, किसकी रिएक्शन की स्पीड तेज है, किसकी धीमी है, अगर तेज है तो कितनी तेज है, अगर धीमी है तो कितनी धीमी है, क्या मैं कंपैरिजन कर सकता हूं, क्या मैं कैलकुलेट भी कर सकता हूं कि किसकी क्या स्पीड है। यही सब आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आप पहला पॉइंट सुनना स्टार्ट करिए। इन दिस चैप्टर वी डील विथ। अच्छा, एक और बात मैं शुरू करने से पहले बता दूं, एक मुद्दा बहुत बड़ा उठता है, नोट्स का क्या होगा, न्यूमेरिकल का क्या होगा,
कौन देगा मुझे न्यूमेरिकल, कौन बताएगा मेरे को नोट्स कहां से मिलेंगे, सभी मैं बताऊंगा। ये मेरा नंबर लिख लीजिए 9602084334। इस नंबर पे आप तुरंत संपर्क करिएगा। क्लास के बाद मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर दूंगा। एक और तरीका भी है, अपडेट सेक्शन में, अपडेट सेक्शन में भी मैं सब कुछ देता रहूंगा, बराबर। लेकिन इस नंबर पे जुड़ने का एक और फायदा आपको होगा, कल को कोई अगर नई अपडेट आती है जो मैं अपडेट सेक्शन में आपको तुरंत नहीं दे पा रहा हूं, तो वो इस नंबर पे अपडेट हो जाएगी। तो इस नंबर पे आप सभी लोग जुड़ जाइएगा, आपको सारे चीजें मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आराम से आकर के बैठिए और बस सुनते रहिए मेरी बातें। अगला पॉइंट, इन दिस चैप्टर, काम शुरू करें। इन दिस चैप्टर वी डील विद रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो आज मैंने देखिए 10 मिनट, 9:30 पे क्लास स्टार्ट हुई थी और मैंने 10 मिनट इसमें लगा दिए इन सब बातों को समझाने के, लेकिन मैं आगे से 1 मिनट भी नहीं लगाता हूं। तो आज पहली क्लास थी इसलिए आपको लग रहा होगा 10 मिनट भी नहीं लगाता हूं। लोग 50-50 मिनट लगाते हैं, मैं 10 मिनट भी वेस्ट नहीं करता, मैं सिर्फ 1 मिनट में काम चालू कर देता हूं। इन दिस चैप्टर वी डील विद रेट ऑफ रिएक्शन एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ध्यान दीजिए इसमें क्या बातें उसने बोली। उसने बोला कि इस चैप्टर में मैं 2 बातें पढ़ूंगा। कौन कौन सी 2 बातें वो पढ़ाने के लिए बोल रहा है? पहला पॉइंट उसने क्या बोला, मैं रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ूंगा। दूसरा पॉइंट वो क्या बोल रहा है, मैं उन फैक्टर्स को पढ़ूंगा जो इफेक्ट कर सकते हैं किसको, रेट ऑफ रिएक्शन को। तो 2 बातें आपको पढ़नी इस चैप्टर में। पहला हिस्सा क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा हिस्सा कौन है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बदल सकते हैं। तो ये पढ़ना आपको, मेनली यही 2 बातें इस चैप्टर में पढ़नी है। अब पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं किसको डील करने जा रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन को। ध्यान दीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन को आप डील करने जा रहे हैं तो पहला सवाल ये उठता है, क्या आप दुनिया की सारी रिएक्शंस की काइनेटिक्स पढ़ सकते हैं? क्या सबके रेट समझना पॉसिबल है? क्या सबकी स्पीड समझ पाना पॉसिबल है, या कोई लिमिटेशन भी है? क्या मैं दुनिया में हर रिएक्शन की काइनेटिक्स को समझ सकता हूं, या फिर कुछ लिमिटेशन भी है? तो इसको समझने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड क्लासिफाई कर लीजिए। पहला सवाल समझ पा रहे हैं? जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ने जाएं तो सबसे पहला पॉइंट होता है, क्या वो चैप्टर कुछ एक लिमिटेड चीजों के लिए, क्या उसकी कोई लिमिटेशन है, या फिर वो सब पे अप्लाई हो रही बातें। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन की स्पीड के बेसिस पे मैं कहता हूं कि मैं 3 टाइप की रिएक्शंस में इसको क्लासिफाई करूंगा। रिएक्शंस को मैं 3 पार्ट में तोड़ लेता हूं। जो पहला हिस्सा है रिएक्शन का, वो है वेरी फास्ट रिएक्शंस। जो पहला हिस्सा है रिएक्शन के अंदर का, वो है वेरी फास्ट रिएक्शन, ऐसी रिएक्शंस जो बहुत तेज होती हैं। अब सवाल उठता है, ऐसी रिएक्शंस कौन होती हैं? तो आप कहेंगे आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट रिएक्शंस। आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट रिएक्शन। अब सवाल उठता है कि आयनिक रिएक्शंस अगर बहुत फास्ट रिएक्शंस होती हैं तो 2 सवाल उठ गए। पहला सवाल, क्यों फास्ट होती हैं, और दूसरा सवाल, वेरी फास्ट होती हैं तो कितने समय में कंप्लीट हो जाती है। तो पहले सवाल का जवाब सुनिए, 10⁻⁻16 से लेकर के 10⁻⁻14 सेकेंड्स के अंदर, ध्यान दीजिए 10⁻⁻16 से लेकर के 10⁻⁻14 सेकेंड्स के अंदर ये कंप्लीट हो जाती हैं। तो ये रिएक्शन इतनी जल्दी कंप्लीट हो जाती है, आप ध्यान से देखिए, नोट्स भी बिल्कुल सिस्टमैटिक बनते जाएंगे, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। तो इतने कम समय में अगर ये रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती हैं तो क्या ये समय वाकई बहुत कम है? क्या समय वाकई बहुत कम है? देखिए 10⁻⁻16 को आप क्या लिखेंगे, 1 अपॉन नीचे क्या लिखेंगे, 10⁻+16, 1/10 नीचे आकर के क्या लिखेंगे, +16। तो बताइए 10 1 के आगे 16 जीरो लगे हुए हैं नीचे डिनोमिनेटर में। तो क्या 1 सेकंड का बहुत छोटा हिस्सा लिया आपने, और इतने कम सेकंड में अगर कोई चीज कंप्लीट हो जा रही है, कोई रिएक्शन कंप्लीट हो जा रही है, तो बताइए कि आपको सोचने समझने का कोई मौका मिलेगा? अगर आप लैब में बैठे हुए हैं और इतने कम टाइम में कोई रिएक्शन कंप्लीट हो जा रही है, तो क्या आप कोई उसमें डेटा कैलकुलेट कर पाएंगे कि ये हुआ, इतना कंसंट्रेशन चेंज हुआ? कोई भी डेटा समझने सोचने के लिए भी आपको कुछ समय तो चाहिए। अगर आपको 1/10⁻16 सेकंड मिल रहे हैं, देखिए चेक करिए, 1/10⁻16 सेकंड्स मिल रहे हैं, तो 1 सेकंड का इतना छोटा हिस्सा, देखिए 1 के आगे 16 जीरो, इतना छोटा हिस्सा अगर आपको मिल रहा है तो इतने कम समय में बताइए क्या आप कोई एनालिसिस कर सकते हैं? नो। तो हम क्या बोलेंगे, ऐसी रिएक्शंस के बारे में हम बोलेंगे, इन रिएक्शन को एनालाइज करने के लिए समय जो मिलता है वो ना के बराबर मिलता है, नेग्लिजिबल टाइम मिलता है। अब मेरे को एक बात बताइए, ऐसा क्यों होता है? आयनिक रिएक्शंस में ऐसा क्या हो जाता है कि इतने कम समय में कंप्लीट हो जाती है? एग्जांपल देखना शुरू करिए। एग्जांपल नंबर 1 मैं आपको देता हूं। सपोज आपने सिल्वर नाइट्रेट लिया और इसकी रिएक्शन NaCl से करवा दी,
और यहां पे आपको मिल गया AgCl और यहां आपको मिल गया NaNO3। अब आप कहते हैं अगर ये एक्वस मीडियम में रिएक्शन हो रही है तो ये एक्वस मीडियम में और अगर इसका सॉलिड पीपीटी बन रहा है और ये एक्वस मीडियम है। ध्यान दीजिए ये एक आयनिक रिएक्शन में आयंस का काम हो रहा है। अब मेरे को एक बात बताइए, और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, HCl ले लीजिए, NaOH से रिएक्शन करवा दीजिए। ये भी कैसी रिएक्शन बताओ चल रही है? ये भी एक्वस मीडियम में आपने कराई है, ये भी आयनिक रिएक्शन है। अब मेरे को बात बताइए, अगर इस प्रकार की रिएक्शंस आपके सामने आती हैं, जो कि क्या कौन सी रिएक्शन है बताओ? आयनिक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? आयनिक रिएक्शन से। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या यहाँ पे ये फटाफट Ag+NO3 में टूट जाएगा? क्या ये फटाफट Na+Cl नेगेटिव में टूट जाएगा? एक्वस मीडियम में इन लोगों को टूटने में लगने वाला समय नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि ध्यान दीजिए ये आयनिक फॉर्म में बहुत तेजी से आ जाते हैं और पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसके ऊपर जिम्मेदार है और इन व्यक्तियों का जो आयनिक नेचर है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। तो बताइए ये इतनी जल्दी आयंस बनाएंगे और ये इतनी जल्दी आयंस बनाएंगे कि रिएक्शन में फटाफट क्या होगा, इसका सिल्वर इसके Cl से और इसका Na इसके नाइट्रेट से मिलेगा और रिएक्शन फटाफट कंप्लीट हो जाएगी। बताइए कितने समय में रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी? 10⁻⁻16 से लेकर के 10⁻⁻14 सेकंड के अंदर रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। बताइए आप HCl की रिएक्शन अगर NaOH से कराते तो ये भी रिएक्शन फटाफट कंप्लीट हो जाएगी। ये प्रोटॉन दे देगा, Cl नेगेटिव दे देगा, ये Na+ दे देगा, OH नेगेटिव दे देगा और रिएक्शन इतने कम समय में फटाफट कंप्लीट हो जाएगी। क्यों इतना कम समय लगा? क्योंकि ध्यान दीजिए जो पानी आपने लिया है, वो सॉल्वेंट जो आपने लिया है, उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो बहुत ज्यादा है और वो इसको आयनिक फॉर्म में तोड़ने में बिल्कुल भी समय लगाने वाला नहीं है। तो बताइए अगर इतने कम समय में कोई रिएक्शन कंप्लीट हो गई, इतने कम समय में अगर कोई रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो क्या आपको सोचने समझने का मौका मिला या नहीं मिला लैब के अंदर? यस और नो? यस और नो? तो बताइए क्या बोलेंगे आप? आपको सोचने समझने का कोई मौका नहीं मिला। और अगर सोचने समझने का कोई मौका नहीं मिला तो बताइए ऐसी रिएक्शंस के बारे में आप क्या बोलेंगे? वी कैनॉट स्टडी या वी डू नॉट स्टडी? हेलो, क्या बोलेंगे बताना? चैट ऑन कर रहा हूं, एक बार सब लोग बताना, वी कैनॉट स्टडी या वी डू नॉट स्टडी? हम पढ़ नहीं सकते या पढ़ते नहीं है? वी कैनॉट स्टडी या वी डू नॉट स्टडी? हम पढ़ नहीं सकते या पढ़ते नहीं, तो क्या बोलेंगे? वी कैनॉट स्टडी। चॉइस की बात नहीं चल रही है, वी कैन नॉट स्टडी। ध्यान दीजिए, वी कैन नॉट स्टडी। क्यों बोल रहा हूं मैं वी कैन नॉट स्टडी? क्योंकि ध्यान दीजिए आपको समय बहुत कम मिला है, आपको समय बहुत कम मिला है। ध्यान दीजिए वी कैन नॉट स्टडी इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि मैं पढ़ नहीं सकता, क्योंकि आपको समय बहुत कम मिला है। ध्यान दीजिए, अब यहां पे एक पॉइंट कहा जाता है, वी कैनॉट स्टडी द काइनेटिक्स ऑफ दीज टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। क्या बोल रहा हूं मैं? पूरी बात सुनिए ध्यान से, पूरी बात क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं वी कैनॉट स्टडी द काइनेटिक्स ऑफ, वी कैन नॉट स्टडी द काइनेटिक्स ऑफ दीज टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो एक पॉइंट यहां पे मैं साइड में ऐड कर दे रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए सभी लोग। पॉइंट ये है, वी कैन नॉट स्टडी काइनेटिक्स ऑफ दीज टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। क्या बात समझ में आ रही है? क्या कंक्लूजन ये निकल के आया कि हम ऐसी रिएक्शंस की काइनेटिक्स को स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो बताइए ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि मेरे को जो समय मिला वो समय बहुत कम मिला। इतनी बात क्लियर? तो बताइए आप कभी भी काइनेटिक्स पढ़ते होंगे, कभी भी आप जिंदगी में काइनेटिक्स के सवाल लगाए होंगे आपने, तो आपको कभी क्या उसने सवाल में ऐसी रिएक्शंस दी? कभी भी आप देख लीजिए, कोई भी एग्जांपल उठा लीजिए, कोई भी किताब उठा लीजिए, क्या आपको काइनेटिक्स में ऐसी रिएक्शन दिखती हैं? नो। क्यों नहीं दिखती हैं? क्योंकि हम इनकी काइनेटिक्स पढ़ नहीं सकते हैं। हेलो, बात समझ में आ रही है? कि एक बार सब लोग उठा दिखा दो अगर बात समझ में आ रही है इतनी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलूं फिर मैं? डन, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं। सेकेंड, बताइए मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला? मैंने कहा कि इस चैप्टर के अंदर आपको दो बातें पढ़नी। कौन कौन सी बताओ? रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। फिर मैंने क्या पढ़ना शुरू किया? रेट ऑफ रिएक्शन। फिर सवाल उठा, क्या मैं रेट ऑफ रिएक्शन सबके लिए पढ़ सकता हूं? तो मैंने कहा नो, कुछ लोगों के लिए पढ़ सकता हूं, कुछ रिएक्शंस के लिए नहीं पढ़ सकता हूं। फिर सवाल उठा, किन के लिए पढ़ सकता हूं, किन के लिए नहीं पढ़ सकता हूं? तो मैंने क्लासिफाई करना शुरू कर दिया। मैंने कहा 3 प्रकार की रिएक्शन होती हैं। टाइप 1 ये हो गया। टाइप 1 क्या हो गया? वेरी फास्ट रिएक्शन। अब 2 प्रकार की और होती हैं। किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहा हूं? स्पीड के बेसिस पे। तो मैंने स्पीड के बेसिस पे कहा जो पहला टाइप है, टाइप 1 है, वो कौन सा था बताना? टाइप 1 कौन सा था? वेरी फास्ट रिएक्शन। अब मैं नेक्स्ट पे चल रहा हूं, टाइप 2 पे। टाइप 2 को बोलते हैं, टाइप 2 को बोलते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शंस। अब ध्यान दीजिए जो बहुत स्लो रिएक्शंस होती हैं, कौन होती हैं ऐसी रिएक्शंस? इनके 2 एग्जांपल हैं। एग्जांपल नंबर 1, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन। एग्जांपल नंबर 2, एलोट्रोपिक कन्वर्जन। एलोट्रोपिक कन्वर्जन। ध्यान दीजिए, इनको जरा समझ लेते हैं क्या कह रहा है। पहला पॉइंट उसने बोला रस्टिंग ऑफ आयरन।
आपने कभी जिंदगी में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी, बहुत ज्यादा नहीं एक्सपेक्ट करता मैं, लेकिन थोड़ी बहुत तो आपने हल्का फुल्का 12वां तो पास करके आई है। तो बताइए रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, ये सुना तो आपने जरूर होगा। यस। और बताइए लोहे में जब जंग लगती है तो उसको क्या बोलते हैं? ये इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना है। कैसा फिनोमेना है? इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसे पढ़ाया जाता है कोरोजन नाम से। क्या पढ़ाऊंगा मैं? कोरोजन नाम से पूरा डिस्कस होगा वहां पे, बराबर। तो वहां पे रस्टिंग ऑफ आयरन हम लोग पढ़ते हैं, कोरोजन हम लोग पढ़ते हैं। वहां पे क्या होता है? एक सिरा एनोड बन जाता है, कैथोड बन जाता है, और लोहे में जंग लगना शुरू हो जाती है और लोहा बर्बाद हो जाता है। ये एक प्रोसेस होता है, उसको वहां समझा जाता है, उसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन या फिर कोरोजन। तो उसमें होता क्या है? जो लोहा है, जो Fe है, वो क्या करता है? मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा और ऑक्सीजन कैप्चर करेगा, तो ऑक्साइड्स बना लेगा अपने। क्या बना लेगा? Fe क्या बना लेगा? अपने ऑक्साइड्स बना लेगा। तो FeO बना लेगा। फिर और अपर ऑक्साइड क्या बनाएगा? Fe2O3 बना लेगा। फिर Fe2O3 क्या करता है? Fe2O3 मॉइस्चर कंबाइन करके क्या बना लेता है? Fe2O3 डॉट XH2O। इसी को बोलते हैं रस्ट, जंग के टुकड़े। ध्यान दीजिए, कोई पूछे रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, थोड़ा सा बता दो। इलेक्ट्रो में तो पूरा पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा बता दो तो क्या बोलेंगे? Fe कन्वर्ट होगा किसमें? FeO में। फिर और ऑक्सीडाइज होगा, तो जंग लगने का मतलब लोहा ऑक्सीडाइज हो रहा है। आगे बनेगा, बताओ क्या? Fe2O3। फिर क्या होगा? मॉइस्चर कैप्चर करेगा, तो क्या बना देगा? Fe2O3 डॉट XH2O। कुछ पानी के मॉलिक्यूल अपने साथ कैप्चर कर लेगा मॉइस्चर के फॉर्म में। आप बताइए ये जो बन गया इसको क्या बोलते हैं? रस्ट। इसको बोलते हैं रस्ट, जंग के टुकड़े। इसको क्या बोलते हैं? रस्ट, जंग के टुकड़े। और ये टूट टूट के गिरना शुरू हो जाते हैं और लोहा खराब हो जाता है। हेलो, क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ पा रहे हैं क्या? तो लोहा जो है ऑक्सीडाइज हो गया, फिर वो मॉइस्चर कैप्चर कर लेगा, रस्ट बन जाएगी, टूट के गिर जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा, लोहा बर्बाद हो जाएगा। इसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। मैंने कोई बात बताना, आपने कहा ये बहुत स्लो फिनोमेना है, बहुत स्लो फिनोमेना, वेरी स्लो फिनोमेना। आप बताइए कभी आप लोहा खरीद के लाते हैं, है ना, मान लीजिए मार्केट से लोहा खरीद के लाए, तो बताइए क्या लोहे में तुरंत जंग लग जाएगी? आप अभी लेकर के आए और रखा, आपने हवा खोली और भाई साहब 10 मिनट में जंग लग गई, क्या ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? नहीं। तो जंग लगने में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है बताइए? जंग जब लगती है लोहे में, रस्टिंग जब होगी, कोरोजन होगा, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट नंबर 1 सुनिए, रिक्वायरमेंट नंबर 1 सुनिए। ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए। O2 होगी तभी तो लोहा ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट नंबर 2 सुनिए, माहौल में मॉइस्चर होनी चाहिए, मॉइस्चर होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए, मॉइस्चर। मॉइस्चर होगी तो जल्दी जंग लगेगी। आपने देखा होगा बरसात के सीजन में जल्दी जंग लगती है, राइट? तो ऑक्सीजन होनी चाहिए, मॉइस्चर होनी चाहिए, और भाई साहब लोहा भी होना चाहिए। लोहा नहीं होगा जंग कहां लगाओगे फिर? तो बताइए ये रिक्वायरमेंट है अपनी। अब मेरे को एक बात बताइए, अगर आप लोहा खरीद के लाए, कूलर खरीद के लाए, तो बरसात आई, धीरे धीरे उसमें जंग लगी, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में जाकर के एक जंग लगने का डेटा आपको मिला कि इतनी जंग लग गई भाई। फिर आपने उस डेटा को कलेक्ट कर लिया, तो बताइए आपको एक डेटा मिल गया ऐसा, फिर आपको और डेटा चाहिए, क्योंकि आपको रेट निकालना है। आपको क्या निकालना है? देखो, रेट निकालना है। और रेट निकालना है तो बताना आपको और भी डेटा चाहिए कि भाई इतने टाइम में इतनी जंग लगी, इतने टाइम में इतनी जंग लगी, ऐसे डेटा निकालेंगे बहुत। तो हमें अगली बरसात का भी इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि हमें और डेटा चाहिए। क्योंकि और जितने ज्यादा डेटा उतनी ज्यादा एक्यूरेसी, जितना ज्यादा डेटा उतनी ज्यादा एक्यूरेसी। तो बताइए 1 बरसात, 2 बरसात, 3 बरसात आप बैठ के इंतजार कर रहे हैं साहब, बरसातों पे बरसातें गुजरी जा रही है, तो बताइए रस्टिंग ऑफ आयरन निकालने के लिए क्या आपको बहुत समय लगने वाला है? क्या बहुत धीमा फिनोमेना है? क्या बहुत धीमे धीमे जंग लगती है? तो बताइए अगर बहुत धीमा फिनोमेना है, बहुत धीमे धीमे जंग लगती है, और आपको इसका रेट चाहिए, तो बताइए क्या बहुत धीमा फिनोमेना है? तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ऐसी रिएक्शंस की काइनेटिक्स को हम पढ़ नहीं सकते या पढ़ते नहीं है। हेलो, हम पढ़ नहीं सकते या पढ़ते नहीं है। समझ पा रहे क्या पूछ रहा हूं मैं? वी कैन नॉट स्टडी बोलूंगा या वी डू नॉट स्टडी बोलूंगा? चैट ओपन करो एक बार, जल्दी से बताइए, वी कैन नॉट स्टडी या वी डू नॉट स्टडी? वी डू नॉट स्टडी। क्यों नहीं वी डू नॉट स्टडी बोल रहा हूं मैं इस बार? शब्दों का इस्तेमाल देखिए साहब, शब्दों का ही सब खेल है। पिछली बार जब मैंने आपको ये पढ़ाया था पीछे, नंबर 1 वाली, टाइप 1 वाली, तो मैंने यहाँ क्या बोला था? मैंने यहाँ शब्द का इस्तेमाल किया था, ध्यान से आप सुने, वी कैनॉट स्टडी। मैंने क्या बोला था? वी कैनॉट स्टडी, हम पढ़ नहीं सकते। पहले हमने बोला था हम पढ़ नहीं सकते, क्यों? क्योंकि समय बहुत कम मिलता है, समय बहुत कम मिलता है। अब की मैं आपसे क्या बोल रहा हूं? मैं पढ़ता नहीं हूं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। क्यों इंटरेस्टेड नहीं हूं? क्योंकि समय बहुत ज्यादा चाहिए। आप लैब जाते हैं तो बताइए, लैब क्या महीनों महीनों के लिए जाते हैं कि साहब ये लैब गए हैं, 2 साल बाद निकलेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन का डेटा लेकर के? ऐसा तो नहीं होता ना। आप लैब जाते हो तो 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट के लैब जाओगे, वहां एक्सपेरिमेंट करोगे। तो बताइए रस्टिंग ऑफ आयरन का डेटा के बारे में मैं क्या बोलूंगा? कहूंगा मैं कहूंगा मैं वी डू नॉट स्टडी, वी डू नॉट स्टडी द काइनेटिक्स ऑफ, वी डू नॉट स्टडी द काइनेटिक्स ऑफ these types of reactions. क्लियर है मामला?
these types of reactions. अगला एक और एग्जांपल उसके नीचे दिया, उसको भी समझ लेते हैं। एक और दिया हुआ है, वी डू नॉट स्टडी, समझ में आ गई बात। एक और दिया हुआ है, एक और क्या दिया है बताओ, एलोट्रॉपिक कन्वर्जन। एक और देखो क्या दिया हुआ है, एलोट्रॉपिक कन्वर्जन। मेरे को बात बताना, एलोट्रॉप आपने सुने कभी? एलोट्रॉप क्या होते हैं? कार्बन जो होता है, कार्बन, उसके एलोट्रॉप्स आपने सुने होंगे, जो नेचर में मिलते हैं एबंडेंट फॉर्म में, जैसे ग्रेफाइट, डायमंड, बकमिंस्टर फुलरिंग, C60। हेलो, बात समझ पा रही है? तो बताना एलोट्रॉपिक कन्वर्जन का मतलब क्या, जरा समझिए। एलोट्रॉपिक कन्वर्जन का मतलब है कि अगर सपोज कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में है और आपने कार्बन को डायमंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो इसे क्या कहते हैं कि कार्बन अपने एक एलोट्रॉपिक फॉर्म से अपने दूसरे एलोट्रॉपिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। बताइए ये जो कन्वर्जन होगा ये एलोट्रॉपिक कन्वर्जन है, इसको बोलते हैं एलोट्रॉपिक कन्वर्जन। बताइए कन्वर्जन कैसा है, बहुत धीमा होगा या बहुत तेज होगा? बहुत धीमा होगा या बहुत तेज होगा? तो आप बोलेंगे बहुत ज्यादा धीमा होगा। क्यों बहुत ज्यादा धीमा होगा? क्योंकि ध्यान दीजिए, ग्रेफाइट और डायमंड ये सब कार्बन के स्टेबल फॉर्म है, हालांकि ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल फॉर्म है, लेकिन ध्यान दीजिए स्टेबिलिटी अच्छी खासी दोनों में है। तो आप कहेंगे नेचर में ये दोनों बहुत अच्छे खासे स्टेबल हैं। इसका मतलब आपस में इनका जब आप कन्वर्जन कराएंगे तो प्रेशर की जो कंडीशंस, जब आप केमिकल इक्विलिब्रियम वगैरह पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट करना इतना आसान काम नहीं है। उसके लिए दो रीजन आप देंगे। पहला, जो कंडीशंस चाहिए, प्रेशर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट जो चाहिए वो बहुत हाई लेवल की होती है, इतनी आसान नहीं है कि आप उसको घर बैठे क्रिएट कर दें। दूसरा, ये बहुत स्टेबल फॉर्म्स हैं, इनको आपस में कन्वर्जन करने में बहुत ज्यादा समय लगता है, बहुत ही ज्यादा समय लगता है। तो कैसा फिनोमेना है बताइए? वेरी स्लो रिएक्शंस, वेरी स्लो रिएक्शंस, बराबर। तो आप घर बैठे मत सोचिए कि मैं ग्रेफाइट से डायमंड 10 मिनट में कन्वर्ट कर लूंगा और मार्केट में जाके पेंसिल से ग्रेफाइट निकाल लूंगा और उसको हीरे में कन्वर्ट करके मार्केट में जाके सर्राफा व्यापारी बन जाऊंगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहुत स्लो रिएक्शंस होती हैं। समझ में आ रही बात है लोग? समझ में आ रही? एक बार सब लोग उठा दिखा दीजिए भाई, कैसी रिएक्शन है बताओ, कैसी रिएक्शन है बताओ? वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन। अब बताइए अगर ये बहुत धीमी रिएक्शन है तो मैं इन दोनों के बारे में क्या बोलूंगा? इन दोनों के बारे में क्या बोलूंगा? कहूंगा वी क्या, वी डू नॉट स्टडी, वी डू नॉट स्टडी, राइट? We do not study the kinetics of these reactions, right? दो काम खत्म, टाइप 1 खत्म, टाइप 2 खत्म। अब आ जाओ टाइप 3 पे। अब मैं थर्ड पे चलता हूं, अब मैं थर्ड पे चलता हूं। थर्ड सुनिएगा, थर्ड है टाइप 3। इसको बोलते हैं स्लो रिएक्शंस, स्लो रिएक्शंस, या फिर इसका दूसरा नाम है मॉडरेट रिएक्शंस। स्लो रिएक्शंस या फिर मॉडरेट रिएक्शंस। ध्यान दीजिए, जो तीसरी रिएक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूं, उन रिएक्शंस को कहा जाता है कि ना वो बहुत तेज होती हैं और ना वो बहुत धीमी होती हैं। तो आप बोलेंगे ऐसी रिएक्शंस कौन सी होती हैं? तो आप कहेंगे जनरली मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस आर मॉडरेट रिएक्शंस। तो बताइए तीसरा पॉइंट क्या बोला मैंने? जो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं वो कैसी रिएक्शंस होती हैं? मॉडरेट रिएक्शंस होती हैं। अब सवाल उठता है ये मॉलिक्यूलर रिएक्शंस कौन होती हैं और ये मॉडरेट क्यों होती हैं? दो सवाल, हर बात का सवाल उठेगा, हर बात का जवाब दिया जाएगा। ध्यान दीजिए, एग्जांपल के तौर पे आपने लिखा 2N2O5 gives 4NO2 plus 1O2। आपने लिखा 2H2O2 gives 2H2O plus 1O2। आपने इस प्रकार की रिएक्शन लेना शुरू कर दिया। बताइए इस प्रकार की रिएक्शंस कैसी रिएक्शन? आपको क्या दिख रहा है? इसमें मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं। देखिए आयनिक, ये आयनिक रिएक्शंस नहीं है, ध्यान दीजिए सर, ये आयनिक रिएक्शंस नहीं है। देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूल है, तो ये गैसियस मॉलिक्यूल रहा होगा, इसके अंदर कुछ बॉन्ड रहे होंगे, उन बॉन्ड को आपने तोड़ा होगा, फिर यहाँ पे कुछ नए बॉन्ड बने होंगे, तो पुराने बॉन्ड को आप तोड़ रहे हैं, नए बॉन्ड बन रहे हैं। तो बताइए पुराने बॉन्ड को तोड़, कोई आयनिक रिएक्शन नहीं है, कोई एक्वस मीडियम नहीं, कोई आयनिक रिएक्शन नहीं, कोई आयंस नहीं बन रहे, मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं। तो मेरे को एक बात बताना, मॉलिक्यूल्स में आप पुराना बॉन्ड तोड़ेंगे, नया बॉन्ड जब बनेगा तो ये सब होने में वक्त तो लगता है ना, पुराने बॉन्ड टूटने में, नए बॉन्ड बनने में कुछ तो वक्त लगेगा। और वो वक्त जो होगा, देखिए यहां पे भी पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं, नए बॉन्ड बन रहे हैं, तो बताना पुराने बॉन्ड को टूटने में और नए बॉन्ड को बनने में कुछ वक्त तो लगेगा। और ना ही वो वक्त इतना ज्यादा होगा कि आपको सालों साल लग जाए, जैसे यहां लगे थे, जैसे यहां लगे थे रस्टिंग ऑफ आयरन में। और ना ही वो वक्त इतना कम होगा कि आपको कैलकुलेशन का टाइम ही ना दे, जैसा कि यहां हुआ था। तो बताइए टाइम कैसा लगेगा? ना बहुत कम, ना बहुत कम, टाइप 1 जैसा भी नहीं, ना देखिए बहुत ज्यादा, टाइप 2 जैसा भी नहीं। तो बताइए कैसा समय लगेगा? मॉडरेट समय, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट। तो बताइए इतने समय में आप क्या डेटा इकट्ठा कर लेंगे आराम से? बताइए 30 मिनट 40 मिनट अगर मैं लैब में आपको इस रिएक्शन को दे दूं तो आप इसका डेटा आराम से इकट्ठा कर लेंगे। और अगर इसका डेटा इकट्ठा कर लेंगे तो क्या मेरे पास खूब सारा डेटा आ जाएगा इसका?
आधे घंटे में खूब सारा डेटा आ जाएगा, और जब खूब सारा डेटा आ जाएगा तो बताइए क्या मैं ऐसी रिएक्शंस की काइनेटिक्स वी कैन स्टडी या वी डू स्टडी, हम पढ़ सकते हैं या पढ़ते हैं, क्या बोलूंगा? हम पढ़ सकते हैं या पढ़ते हैं, क्या बोलूंगा? तो बोलेंगे दोनों सही है, पढ़ सकते हैं तभी तो पढ़ते हैं, पढ़ सकते हैं तभी तो पढ़ते हैं। तो बताइए क्या बोलेंगे? वी कैन स्टडी, या फिर क्या बोल सकते हैं? वी विल स्टडी। तो आप बोलेंगे आप ऐसी रिएक्शन की काइनेटिक्स पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ सकते हैं इसीलिए पढ़ते हैं। तो वी विल स्टडी द काइनेटिक्स ऑफ दीज टाइप्स ऑफ रिएक्शन, वी विल स्टडी द काइनेटिक्स ऑफ these types of reactions। इस चैप्टर में यानी कि कंक्लूजन निकल के जो आया, जरा उस पर ध्यान दीजिए। कंक्लूजन क्या निकल के आया भाई? क्या कंक्लूजन निकल के आया मेरे को बताना जरा। 3 रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाई, 1 2 3, बताना। 3 रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाई, 1 2 3। 1 में क्या बोला मैंने? 1 में क्या बोला? हम पढ़ नहीं सकते, वी कैन नॉट स्टडी। 2 में क्या बोला भैया? 2 में क्या बोला? वी डू नॉट स्टडी, हम पढ़ते नहीं है। 3 में क्या बोला? 3 में बोला मैंने कि हम पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि पढ़ सकते हैं इसलिए पढ़ेंगे। फिजिबल है, टाइम एवरेज लग रहा है, यस। तो बताइए ऐसी रिएक्शन की काइनेटिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो क्या मेरा चैप्टर लिमिटेड हो गया? चैप्टर लिमिटेड हो गया। 1 2 3 3 टाइप की रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाई, और फिर मैंने आपको समझाया कि आप सिर्फ टाइप 3 की बातें ही इस चैप्टर में करेंगे। तो मेरे को बताइए, आप जितने भी सवाल लगाते हैं काइनेटिक्स के, आपने कभी गौर किया कि आप जितने भी सवाल लगाते हैं काइनेटिक्स के, वो सभी किसके होते हैं? वो सभी किसके होते हैं? वो सभी मॉलिक्यूलर रिएक्शन के होते हैं। आपको इन्हीं के एग्जांपल मिलते हैं बार 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 बार। आपको कोई आयनिक रिएक्शन नहीं देता वो, आपको बताना इस टाइप का कोई केस नहीं देता, रस्टिंग ऑफ आयरन और ये सब। आपको इसका कभी भी काइनेटिक्स का सवाल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? समझ पा रहे हैं? आप कभी गौर करिए, आपको सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl का कोई सवाल नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? कभी पूछा आपने किसी से? तो रीजन है उसके पीछे, हर बात का लॉजिक होता है। क्यों नहीं मिलता आपको आयनिक रिएक्शन का सवाल? क्योंकि बहुत कम टाइम मिलता है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती है। आपको रस्टिंग ऑफ आयरन का कभी सवाल क्यों नहीं मिला? ये इस टाइप की रिएक्शन का कभी सवाल क्यों नहीं मिला काइनेटिक्स में? क्योंकि बहुत बहुत धीमा फिनोमेना है। बताना आपको इस टाइप के क्वेश्चन ही क्यों मिलते हैं बार बार? क्योंकि इसमें एवरेज टाइम लगता है। हेलो, क्या बात समझ पा रहे? एक बार सब लोग जोरदार तरीके से उठा दिखा दीजिए, फिर आगे बढ़ जाए। क्या चैप्टर मैंने ये लिमिट कर दिया कि मुझे इस चैप्टर में क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है? फिर से मैं शुरुआत से कनेक्ट कर रहा हूं, ध्यान सुन लीजिए। इस चैप्टर की शुरुआत जब मैंने आपको करी थी तो मैंने आपको कहा था इस चैप्टर में मैं 2 बातें पढ़ूंगा। कौन कौन सी? रेट ऑफ रिएक्शन एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। फिर मैंने क्या शुरू कर दिया पढ़ना? रेट ऑफ रिएक्शन। फिर मैंने आपसे कहा क्या रेट ऑफ रिएक्शन सबके लिए पढ़ा जा सकता है? फिर मैंने आपसे कहा कि बताइए स्पीड के बेसिस पे कितने प्रकार की रिएक्शन है? 3 प्रकार की, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। फिर मैंने आपको समझा दिया कि 3 नंबर की काइनेटिक्स आपको पढ़नी है। फिर आप यहां पहुंच गए। अब आगे जो आप पढ़ेंगे वो लिमिटेड हो गया कि आपको जब भी सवाल मिलेंगे या सवाल आप लगाएंगे तो इन्हीं के लगाएंगे, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस के ही लगाएंगे। क्योंकि मॉलिक्यूलर रिएक्शंस ही कैसी होती है? मॉडरेट टाइम में होती है। डन? डन इतना? चलें अब आगे। चलिए, अब हम पढ़ना, अभी तक तो मैं ये डिसाइड कर रहा था कि ऑडियंस क्या है, मतलब क्या पढ़ना है आपको और क्या नहीं पढ़ना है। अब पढ़ना शुरू करते हैं इनके बारे में। किसके बारे में? टाइप 3 के बारे में। टाइप 3 के बारे में हम अब क्या पढ़ेंगे? 2 ही बातें आपको पढ़नी है। मेरे को बताना 2 ही बातें आपको पढ़नी है। अब आराम से टेक्निकल बात करते हैं। यहां तक की बात डन होगी। अब थोड़ा सा कंसेप्चुअल बात है, इसलिए अब आराम से बात सुनिए। तो मेरे पास हर प्रकार का गियर है, तेज, धीमा, बहुत तेज। तो अपने उसके हिसाब से जैसा कंटेंट रहेगा गियर बदलते रहते हैं। तो आप सुनते रहिए आराम से। अगला पॉइंट है रेट ऑफ रिएक्शन। अब सवाल उठता है कि मैंने कहा था इस चैप्टर में मेरे को 2 बातें पढ़नी है, एक रेट ऑफ रिएक्शन, एक फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। अब मैं पढ़ने जा रहा हूं रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब इसके कैलकुलेशन। पढ़ना किसके लिए होता है? हो गया टाइप 3 के लिए। अब क्या पढ़ना है उसके अंदर, वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। देखिए, जब आप गाड़ी चलाते हैं फिजिक्स के अंदर, तो वहां पे 2 प्रकार की वेलोसिटीज की बात करते हैं। एक एवरेज की बात करते हैं, एक एवरेज, और एक आप बात करते हैं वहां पे इंस्टेंटेनियस। करते हैं क्या? यस। तो बताइए यहां पे भी आप 2 प्रकार की बात करेंगे, एक एवरेज रेट रिएक्शन का और एक इंस्टेंटेनियस रेट रिएक्शन का। डन? फिर बताइए जब आप वहां गाड़ी चलाते हैं तो एवरेज रेट जब आप लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? वहां गाड़ी चलाते समय कैसे निकालते हैं? एवरेज स्पीड वगैरह कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पे आप देखिए, अगर वेलोसिटी निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे अपॉन टाइम इंटरवल लिख देंगे, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, गाड़ी चलाते समय। और अगर इंस्टेंटेनियस निकालते हैं तो क्या करते हैं? dx बाई dt। इतना तो मेरे ख्याल से सबने ही पढ़ रखा होगा जीवन में। तो बताइए जब गाड़ी चलाते हैं तो आप लिखते हैं वहां पे क्या क्या? वहां पे लिखते हैं आप क्या क्या? एक तो लिखते हैं आप डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, और एक क्या लिखते हैं बताओ? एक क्या लिखते हैं आप? dx बाई dt। इतनी बात सबको समझ में आती है। अब बताइए, अब गाड़ी तो चला नहीं रहे, तो बताइए समय के साथ आप किस चीज का वेरिएशन अब देखेंगे यहाँ पे?
यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट थोड़ी मेजर करेंगे, अब क्या मेजर करेंगे, समय के साथ क्या बदलता है। सवाल उठता है रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे स्पीड निकाल रहा हूं। कहने स्पीड कितने प्रकार की, दो प्रकार की, एक एवरेज स्पीड और एक इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये भी बात डन हो गई। अब सवाल उठता है एवरेज स्पीड का क्या मतलब है और इंस्टेंटेनियस स्पीड का क्या मतलब है और इन्हें कैसे निकाला जाए। तो पहले स्पीड का मतलब समझिए। स्पीड का मतलब आप रिएक्शन की स्पीड निकालना है, तो क्या मतलब है, समय के साथ वेरिएशन कैसे हो रहा है चीजों का वो देखेंगे, उसी से पता चलेगी स्पीड। अब सवाल उठता है समय के साथ किन चीजों का वेरिएशन देखेंगे, समय के साथ किन चीजों का वेरिएशन देखेंगे। तो आप कहेंगे स्पीड अगर आपको चेक करनी है, स्पीड अगर आपको चेक करनी है तो समय के साथ देखिए जो सबसे पहले जो चीजें बदलती हैं वो होता है अमाउंट। जो सबसे पहले बदलता है वो क्या होता है, अमाउंट। सबसे पहले समय के साथ क्या बदलेगा बताओ, टाइम के साथ सबसे पहले क्या बदलेगा, टाइम बदलेगा तो उसके साथ अमाउंट बदलेगा। अमाउंट बदलेगा तो बताओ और क्या बदलेगा, अमाउंट बदलेगा तो मास बदल गया, मास बदल गया तो बताइए फिर क्या मोल बदल गया, मोल बदल गया तो क्या बताइए कंसंट्रेशन बदल गया, कंसंट्रेशन बदल गया तो बताइए अगर वो गैसीय सब्सटेंस है तो क्या प्रेशर भी बदल जाएगा। और अगर इतनी चीजें समय के साथ बदलाव महसूस कर रही हैं तो इन सब का जो चेंज है उसको एनालाइज करिए किसके साथ, समय के चेंज के साथ, और वो जो रेशियो आएगा उसे स्पीड कहा जाएगा। हेलो, क्या बात समझ पा रहे हैं। तो रेट को लिमिट लिमिट मत करिए, बहुत खुला खुला शब्द है, बहुत खुला शब्द क्या है, मैं क्या बोल रहा हूं, समय के साथ, समय के साथ क्या क्या बदलेगा जरा देखिए ध्यान से। समय के बाद सबसे पहले अमाउंट बदलता है, अमाउंट बदलता है, 4 ग्राम से 2 ग्राम हो गया, 2 ग्राम से 5 ग्राम हो गया, अमाउंट किसी का घटेगा किसी का बढ़ेगा। फिर मास बदला तो मोल बदले, तो कंसंट्रेशन बदला मोलैरिटी, तो प्रेशर भी चेंज होगा अगर गैसियस सब्सटेंस है तो बताइए ये चीजें जो बदलेंगी इनका जो बदलने का जो रफ्तार है उसी को तो रेट बोलेंगे। तो जनरली हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, हम लोग कहते हैं कि हम मेन चीज इसमें से किसे मान के चलते हैं, मेन रिप्रेजेंटेशन कंसंट्रेशन का लेके चलते हैं। लेकिन हालांकि सबको हम रेट समझ सकते, सबके रिस्पेक्ट में हम रेट समझ सकते हैं। तो जब मैं आगे सवाल लगवाऊंगा तो मैं सवाल आपको मास का वेरिएशन का भी करवाऊंगा, मोल के वेरिएशन के, या मोल और मोलैरिटी तो जुड़े जुड़े टर्म्स ही हैं क्योंकि बस इसमें वॉल्यूम डिवाइड करते हैं आप मोलैरिटी पे पहुंच जाएंगे। और मैं प्रेशर का वेरिएशन भी आपको कराऊंगा समय के साथ, बराबर। लेकिन फिलहाल एवरेज रेट को अगर एक क्लासिफाई करें आसानी से लिखें तो क्या लिखेंगे बताओ, नीचे तो आप टाइम इंटरवल ले लिया आपने क्योंकि आप रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो ऊपर किसका चेंज देखेंगे, कंसंट्रेशन। ऊपर किसका चेंज देखेंगे आप, कंसंट्रेशन का। तो जब गाड़ी चला रहे थे तो क्या कर रहे थे, तब डिस्प्लेसमेंट वगैरह देख रहे थे, कितना कितना ट्रेवल किया। अब क्या देख रहे हैं, अब कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ। रिएक्शन कोई गाड़ी थोड़ी है कि जो चल रही है, तो उसमें कंसंट्रेशन बदल रहा है, तो उसका चेंज देख लो अपॉन किस टाइम इंटरवल में वो देख लो। तो बताइए डेल्टा एक्स की जगह क्या देखने लगे हम लोग, गाड़ी जब बंद करी और रिएक्शन में आया तो डेल्टा सी देखने लगे, राइट। बताइए इंस्टेंटेनियस रेट को इसी तरीके से क्या लिखेंगे, डीएक्स बाई डी टी की जगह पे क्या लिखेंगे बताओ, क्या डीसी बाई डी टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये एक नोटेशन हो सकता है। हेलो, इतनी बात सबको समझ में आ रही है, अंगूठा दिखा दीजिए। मेरे आपके बीच में भैया सिर्फ अंगूठा ही है जो मुझे आपसे कनेक्ट करेगा, और मैं चैट इसलिए ऑफ रख रहा हूं क्योंकि लोग बहुत ज्यादा हैं, तो इतने सारे लोग हैं, तो अगर सब मैं चैट खोल दूंगा तो सिस्टम लैग करने लगेगा। इसलिए हमारे आपके बीच में अंगूठा, बीच में चैट ओपन करूंगा जब बातचीत अपने को करनी होगी। तो बाकी आप सुनते रहिए ध्यान से, और मैं जितने भी आपके मन में कोई भी डाउट अगर बीच में आ रहा है तो उसको दबा के रखिए, मैं अभी क्लियर कर दूंगा। जब मैं पूरी बात खत्म करूंगा तो आपके अंदर एक भी डाउट नहीं बचेगा। बस आप अच्छे भक्त की तरह सुनते रहिए, अंत में मैं आपको मोक्ष दिला दूंगा। देखिए एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट को आपने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया, डन है, इतनी बार डन है। अब मेरे को बताइए एवरेज का क्या मतलब होता है, एवरेज रेट का क्या मतलब होता है, और इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब क्या होता है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं तो बताइए गाड़ी चली 10 बजे से 12 बजे तक, गाड़ी चली 10 बजे से 12 बजे तक। कोई व्यक्ति आपसे सवाल पूछेगा कि बताओ 10 से 12 के बीच में गाड़ी की रफ्तार क्या रही, तो आप उसे कौन सा आंसर बताएंगे, एवरेज आंसर बता देंगे। एवरेज आंसर कैसे बताएंगे, 10 से 12 के बीच में एक टाइम इंटरवल है, वो डेल्टा टी नीचे लिख देंगे, और कितना ट्रेवल किया वो ऊपर लिख देंगे और डिवाइड कर देंगे, तो ये एक एवरेज आंसर मिलेगा आपको। क्या, हेलो। और बताइए इंस्टेंटेनियस उसको पूछना होगा तो क्या बोलेगा, तो पूछने का तरीका ही अलग होगा। कैसे पूछेगा, 10:40 पे गाड़ी की क्या स्पीड थी, ये क्या पूछ रहा है आपसे, ये इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है। समझ पा रहे हैं। तो एवरेज कैसे पूछता है, एवरेज कैसे पूछता है बोलो मेरे को बताना जरा। एवरेज पूछेगा तो क्या देगा आपको, टाइम इंटरवल। एवरेज पूछा है कि नहीं सवाल में, आपको पता कैसे चलता है। एवरेज पूछेगा तो क्या देगा आपको, टाइम इंटरवल। इंस्टेंटेनियस पूछेगा तो क्या कहेगा, इस t इज इक्वल टू T1 पे बताओ। अंतर समझ में आ रहा दोनों में साफ। एवरेज पूछेगा तो क्या देगा, टाइम इंटरवल, T1 से T2 के बीच में बताओ। इंस्टेंटेनियस पूछेगा तो क्या बोलेगा, t इज इक्वल टू T1 पे बताओ। अंतर समझ में आ रहा है क्या।
तो ये बताइए, पहले तो आप लैंग्वेज पढ़ के जज कर पाएंगे कि आपसे पूछा क्या है। पता लगा पूछा कुछ और, आप निकाल कुछ और आके आ गया, तो बात गड़बड़ हो जाएगी। तो पहले पूछा क्या जज कर लेंगे, डन। अब इनमें 3 बातें हमको पढ़नी है। देखिए 2 टर्म आ गया आपकी जिंदगी में, एक आ गया साहब एवरेज रेट, एक आ गया इंस्टेंटेनियस रेट, एक आ गया डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, एक आ गया डीसी बाई डी। अब आप देखिए इसमें 2 लोगों के बीच में 3 ही बातें हो सकती हैं। कौन कौन सी 3 बातें? 2 लोग हैं, एक एवरेज रेट है मान लीजिए, एक इंस्टेंटेनियस, 3 बातें हो सकती है। पहला, इसको कैसे निकालूंगा, न्यूमेरिकल, एवरेज रेट मतलब ये कौन है, एवरेज रेट। दूसरा, इसको कैसे निकालूंगा, दूसरा न्यूमेरिकल। तीसरा, इन दोनों में क्या कोई कनेक्शन है? क्या 2 लोगों में यही 3 बातें हो सकती हैं? तो मैं 3 बातें पढ़ूंगा, बताओ क्या क्या पढ़ूंगा। हाउ टू कैलकुलेट एवरेज रेट, दूसरा हाउ टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस रेट, कैसे न्यूमेरिकल आएगा, तीसरा इन दोनों के बीच में क्या कोई रिलेशन है। हेलो, बात समझ पा रहे हैं? तो क्या मैं ये 3 बातें पढ़ लूं तो क्या अपना मामला डन हो जाएगा? एक बार जरा चैट में आ जाइए, क्या बातें इतनी समझ में आ रही? आगे बढ़े। अब बताओ मैं सबसे पहले क्या कैलकुलेशन करने जा रहा हूं, एवरेज रेट। सबसे पहले मैं क्या पढ़ने जा रहा हूं, बोलो, एवरेज रेट। अब बताइए अगर मैं एवरेज रेट को पढ़ना शुरू करूं, एवरेज रेट को पढ़ना शुरू करूं, तो अगली स्लाइड में आ जाइए। अब यहां से काम चालू होता है एवरेज रेट का। तो आप सीखने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ एवरेज रेट, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज रेट, ये निकालने जा रहे हैं। इसका न्यूमेरिकल कैसा आएगा? देखिए इसका मैथमेटिकल फॉर्म तो आपको समझ में आ गया। क्या मैथमेटिकल फॉर्म है इसका? डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। कोई पूछे कैसे निकालो, कहेंगे ऐसे निकालेंगे। कोई पूछे भाई इसका न्यूमेरिकल आएगा, क्या आएगा, कह रहे कैसे निकालोगे, ऐसे निकालेंगे। कह रहे न्यूमेरिकल कैसा आएगा, कहेगा या तो डेल्टा सी दे देगा या सवाल में मेरे को, या तो डेल्टा टी साथ में दे देगा, डेल्टा सी और डेल्टा टी दे देगा, मैं पुट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। एक तरीका, सबसे सस्ता न्यूमेरिकल तो यही हो गया। अभी ये भी कर लेंगे, थोड़ा सा कठिन करते हैं उसको, थोड़ा सा कठिन बनाते हैं। देखिए कठिन जब आप बनाएंगे तो एक ग्राफिकल अप्रोच में बात करते हैं। देखिए अगर आपने ग्राफ प्लॉट किया, यहां पे आपने लिया कंसंट्रेशन और यहां आपने लिया टाइम, और आपने ग्राफ प्लॉट कर दिया, और ग्राफ इस प्रकार का है, ग्राफ इस प्रकार का है। अब ध्यान दीजिए, इस प्रकार का आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो मेरे को एक बात बताइए, आपसे उसने सवाल पूछा फाइंड आउट द एवरेज रेट, बताइए ग्राफ किसका है? पहले तो ये ग्राफ किसका हो सकता है? देखो कंसंट्रेशन समय के साथ क्या हो रहा है, देखो समय के साथ कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो ये मान लेते हैं प्रोडक्ट का ग्राफ है जनरली। बस समय के साथ अगर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो प्रोडक्ट का ग्राफ हो सकता है। तो मान लीजिए प्रोडक्ट का ग्राफ है, आपसे कहता है क्वेश्चन क्या है, उसने सबसे पहले आपसे पूछेगा भैया क्वेश्चन क्या है, तो आप उसको बताएंगे क्वेश्चन ये है, इस ग्राफ में क्वेश्चन क्या आएगा? तो क्वेश्चन आएगा फाइंड आउट, कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट के बनने का एवरेज रेट बताओ, बराबर। ये आ गया सवाल। अब बताइए क्या आप सवाल तुरंत शुरू कर देंगे या उससे कुछ मांगेंगे? उसने कहा कैलकुलेट द एवरेज रेट, यानी कि प्रोडक्ट के बनने का एवरेज रेट बताओ, तो निकालेंगे तो इसी फॉर्मूले से, तो कुछ मांगेंगे उससे या शुरू हो जाएंगे? आप उससे कहेंगे भाई साहब टाइम इंटरवल तो दो। क्या बोलेंगे? टेक्निकल आदमी होगा तो क्या बोलेगा, भैया टाइम इंटरवल तो दो, मतलब मैं आपको कहां से कहां तक के बीच में एवरेज रेट बताऊं, 2 बजे से 4 बजे के बीच में, 4 बजे से 5 बजे के बीच में, कोई टाइम इंटरवल तो दो। तो वो आपको कहेगा यस बिल्कुल सही बात है, लॉजिकल बात है, टाइम इंटरवल देना चाहिए। तो बताइए उसने कहा फ्रॉम, टाइम इंटरवल दिया आपको T1 टू T2, टाइम इंटरवल क्या दिया, T1 टू T2, ये टाइम इंटरवल है। ध्यान दीजिए सवाल क्या है, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इन द टाइम इंटरवल फ्रॉम T1 टू T2, बराबर। अब ये सवाल डन हो गया, इसको करते हैं, सवाल लॉक हो गया, ये क्वेश्चन आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका देखिए, सबसे पहले अगर आपसे कोई व्यक्ति ये सवाल पूछता है तो आप कहेंगे T1 कहां है बताओ, वो देगा सवाल में आपको T इज इक्वल टू T1, मान लो ये है, ये मान लो T इज इक्वल टू T1 है। फिर आप कहेंगे भैया T2 कहां है, तो कहेगा T2 मान लो यहाँ है, T इज इक्वल टू T2 मान लो यहाँ है, दोनों दे देगा। फिर आपसे कहेगा आगे बढ़ो भाई, तो आप कहेंगे T1 पे मैं अगर ऐसे ऊपर की तरफ जाता हूं तो मेरे को कंसंट्रेशन मिलता है ये वाला, इसको नाम दे दिया मैंने C1। फिर बताइए वो कहेगा T2 पे अगर मैं ऐसे ऊपर की तरफ जाता हूं तो बताइए मेरे को एक कंसंट्रेशन मिल जाएगा, कौन सा, ये वाला। हेलो, बात समझ में आ रही है क्या? तो बताइए इसको मैंने बोल दिया क्या, C2। फिर मैं क्या बोलूंगा, एक हो गया पॉइंट C2, एक हो गया पॉइंट C1, एक हो गया पॉइंट T1, एक हो गया पॉइंट T2, डन। फिर आपसे कहता है मेरे को जरा एवरेज रेट निकाल के दिखाना भैया, मेरे को एवरेज रेट निकाल के दिखाना। न्यूमेरिकल आया है, सवाल आया है, सवाल आएगा तो बताओ क्या क्या देगा आपको भैया। आपको T1 की वैल्यू देगा, यहाँ पे डेटा देगा आपको, ऐसे थोड़ी दे देगा, बात जाओ मजे लो। यहाँ T1 की वैल्यू देगा, कहेगा ये T इज इक्वल टू ये 10 मिनट है, यहाँ देगा आपको 30 मिनट है, यहाँ पे देगा आपको 1 मोलर है, यहाँ देगा आपको 5 मोलर है, कुछ डेटा देगा।
राइट। डेटा देगा, समझ लेंगे, देख लेंगे ग्राफ में, फिर क्या करेंगे, मेरे को इस टाइम इंटरवल में आंसर चाहिए। देखो मेरे को इस टाइम इंटरवल में आंसर चाहिए फ्रॉम T1 टू T2, तो मैं क्या करूंगा, ये लगा दूंगा, ये लगा दूंगा, कहूंगा भैया डेल्टा सी निकाल लो, कहूंगा भैया डेल्टा टी निकाल लो, आंसर आ जाएगा। कैसे निकालूंगा, डेल्टा सी कैसे निकालोगे, देखो डेल्टा सी क्या ये है, तो कितना हो गया, देखो इस पॉइंट से लेकर के यहां तक की हाइट कितनी C2, इस पॉइंट से लेकर के यहां तक की हाइट कितनी C1, तो ये गैप कितना हो गया बताओ, क्या ये गैप डेल्टा सी है, क्या इसकी वैल्यू C2 माइनस C1 हो जाएगी। हेलो, क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, अंगूठा है मेरे आपके बीच में, मैंने पहले ही बताया आपको, अंगूठा है मेरे आपके बीच में, कमी मत करिएगा अंगूठा दिखाने में, अंगूठा है मेरे आपके बीच में। बताना डेल्टा टी क्या ये है, ये डेल्टा टी है, अगर ये डेल्टा टी है तो बताइए क्या डेल्टा टी की वैल्यू T2 माइनस T1 है, डेल्टा टी की वैल्यू T2 माइनस T1 है, डन डन। तो ये हो गया डेल्टा सी और ये हो गया डेल्टा टी, बराबर। अब बताइए दोनों की वैल्यूज अगर मैं उठा करके पुट कर दूं, इन दोनों की वैल्यूज उठा के मैं यहां पुट कर दूं, तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा, C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। क्या मैं इसको अगर सॉल्व कर लूं तो क्या डेल्टा सी बाई डेल्टा टी सॉल्व हो जाएगा, और अगर ये सॉल्व हो गया तो क्या इस सवाल का आंसर मिल जाएगा। हेलो, कितनों को बात समझ में आ गई, ये पूरी बात समझ में आ गई कि हाँ ऐसे सवाल का आंसर निकाला जा सकता है एवरेज रेट का। डन है। तो ध्यान दीजिए, मैं अगर कई लोग एक सवाल ये भी दिमाग में लोगों के उठता है, मैं और कौन सी किताब लगाऊं, मैं और क्या पढ़ूं, कुछ मत पढ़िए साहब, सिर्फ यहां आइए, फिजिकल केमिस्ट्री की जिम्मेदारी मेरी है, यहां आइए, मेरी क्लास करिए, और मैंने पहले जो 2 वर्ड यूज किए वो मजाक में नहीं यूज किए, कंसिस्टेंसी परसिस्टेंसी, वो दिखाइए। आपका एक सवाल गलत हो जाए साहब पढ़ाना छोड़ दूंगा, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी दिखानी होगी, परसिस्ट, आपको अपनी तरफ से 2 बातें दिखानी, 2 कमिटमेंट आप में, बाकी मेरा है सर, बराबर। तो ध्यान दीजिए, आप कह रहे हैं मेरे को एनसीईआरटी पढ़ूं क्या, नहीं कुछ मत पढ़ो भैया, एनसीईआरटी को रख दो फिजिकल केमिस्ट्री की साइड में, किताबें जितनी उनको सबको साइड में रख दीजिए, सिर्फ मैं जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़िए, मैं सब यहां पे कवर कराऊंगा, एक एक बात छोटी से छोटी एनसीईआरटी की और इधर उधर की सब मैं यहां कवर करा देता हूं, कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्लास पढ़नी है, ओनली क्लास, जस्ट फॉलो मी। और लेकिन फॉलो करना है तो फॉलो का मतलब वो वाला फॉलोवर होना चाहिए जो मैं बोल रहा हूं तो मतलब करना ही करना किसी कीमत पे, ऐसा वाला नहीं कि साहब अरे हम तो आराम करेंगे, हम तो अगली वाली छोड़ देंगे क्लास, फिर अगली में रिकॉर्डिंग देख लेंगे, ऐसा नहीं चलना चाहिए, एकदम हर क्लास में आपको यहां रहना है, तब मिलेगा मामला। तो देखिए ये डेल्टा टी हो गया, ये डेल्टा सी हो गया, यहां पे डेटा पुट कर दूंगा। अब क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन कैसा आएगा बताओ, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपको क्वेश्चन में देखिए क्या क्या देगा, क्वेश्चन में क्या क्या देगा, आपको क्वेश्चन में C2 दे देगा, 5 मोलर 3 मोलर 4 मोलर कुछ दे देगा, C1 दे देगा, T1 का डेटा दे देगा, T2 का डेटा दे देगा, क्या मैं सबको यहाँ चारों को यहाँ पुट कर दूंगा, चारों को यहाँ पुट कर दूंगा, तो C2 C1 T2 T1 यहाँ लगा दूंगा, तो क्या मेरे को एवरेज रेट मिल जाएगा, किसका एवरेज रेट मिल जाएगा बताओ, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन का मिल जाएगा, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन का मिल जाएगा, किस टाइम इंटरवल में मिल जाएगा, T1 से T2 टाइम इंटरवल में मिल जाएगा। कहती बात सबको डन है। अब मैं नेक्स्ट पे चल रहा हूं, नेक्स्ट सुनिए, नेक्स्ट में मैंने आपको कहा था, मैंने आपको नेक्स्ट क्या उसके पहले क्या कहा था, सुनिएगा ध्यान से, पहले मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था 2 लोगों के बीच में 3 ही बातें हो सकती हैं साहब, तुम कैसे हो और तुम कैसे हो, और तुम दोनों के बीच में क्या कुछ है, बस 3 ही बातें हो सकती हैं। तो बताइए क्या मैं पहली इसको बोल रहा हूं एवरेज रेट, इसको बोल रहा हूं इंस्टेंटेनियस रेट, और ये इनके बीच का कनेक्शन, तो मैं 3 बातें पढ़ सकता हूं। बताइए क्या उनमें से एक बात मैंने आपको पढ़ा दी, एवरेज रेट क्या होता है, कैसे होता है, तुम कैसे हो, ये सब निकाल लिया, क्या इसका न्यूमेरिकल आएगा तो लगा लेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल आएगा। अब दूसरा सवाल क्या बचता है, अब तीसरा क्या बचता है, इंस्टेंटेनियस रेट कैसा है, कैसे निकालते हैं, क्या कैलकुलेशन है, और अगला सवाल क्या बचता है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस में क्या कनेक्शन है। यही 3 सवाल है, एक सवाल डन है, 2 सवाल बाकी हैं, बात समझ में आ रही है, तो आगे बढ़ जाइए। अब मैं आपको सिखाता हूं कि एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में क्या कनेक्शन है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, 3 ही बातें हो सकती हैं, तो एक बात तो हो गई है, 2 बातें हम लोग और कर लेते हैं। अगला काम है रिलेशन, इस पे भी सवाल आ सकता है, रिलेशन बिटवीन, जितनी बातें मैं बता रहा हूं हर एक लाइन से सवाल निकलेगा, ध्यान दीजिए आप, रिलेशन बिटवीन एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक बात है। तो बताइए दोनों में कनेक्शन आपको ढूंढना है, क्या कोई मैथमेटिकल कनेक्शन होता है, तो बिल्कुल होता है। देखिए कनेक्शन ये होता है, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी को आप अगर डीसी बाई dt से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो लॉजिक ये कहता है कि यहां पे आप एक लिमिट लगा दें। क्या ये क्या चीज होती है, मैंने जीवन में पहली बार सुना, कोई बात नहीं मैं सिखा दूंगा। एक लिमिट लगा दें, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स 0, जब आप ये लगा देंगे यहां पे
तो ये पूरा फैक्टर ये कन्वर्ट होकर के इसके बराबर हो जाएगा, और यही इन दोनों के बीच में रिलेशन है। अब सवाल उठता है क्या लिख दिया, कवि आखिर कहना क्या चाह रहा है। अब ध्यान सुनिए क्या कहना चाह रहा है। वो ये कहना चाह रहा है क्या दोनों के बीच में कनेक्शन स्टेबल करना चाह रहा है, और वो कनेक्शन का मतलब क्या है वो सीखना होगा आपको। वो कह रहा है कि डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, ये जो अंदर आपने लिखा है ना, अंदर ये कौन है, ये एवरेज रेट है, और ये जो आप लिख रहे हैं यहां पे ब्रैकेट के अंदर ये कौन है, ये इंस्टेंटेनियस रेट है। और इन दोनों के बीच में उसने कैसे कनेक्शन स्टेब्लिश किया, उसने कहा कि अगर एवरेज रेट के ऊपर मैं डेल्टा टी पे लिमिट लगा दूं, टेंस टू 0 कर दूं, तो वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, इंस्टेंटेनियस रेट में। ये वो कहना चाह रहा है। अब वो ऐसा क्यों कहना चाह रहा है जरा समझते हैं, पीछे ग्राफ में चलिए। अब मैं धीरे धीरे मामला कठिन कर रहा हूं, ध्यान सुनते जाइएगा। लेकिन एक बार अगर आप पूरी बात समझ लेंगे तो आपको कुछ नहीं पढ़ना इधर उधर, सिर्फ मेरे नोट्स फॉलो करिए, जस्ट फॉलो मी। अब मेरे को बताना, वो कहता है कि लिमिट लगा दो, ये लिमिट का क्या मतलब होता है जरा सीखते हैं। अगर आपने मैथ्स नहीं भी पढ़ी तो थोड़ा सीखिए। डेल्टा टी टेंड्स टू 0 का क्या मतलब है, देखिए ध्यान सुनिएगा। यहां पे आ जाइए, यहां पे अगर आप लिखते हैं डेल्टा सी ये है और डेल्टा टी ये है, तो मेरे को एक बात बताना, मैं चैट ओपन कर रहा हूं, इसमें से एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट, दो वेरिएबल है। देखो एक सी है और एक टाइम है टी। बताओ इनमें से कौन डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट कौन है, डी कौन है, डी लिख करके लिखो जरा कौन है डिपेंडेंट, कौन है डिपेंडेंट, कौन है डिपेंडेंट, कौन है सी है, वेरी गुड, डिपेंडेंट सी है, वेरी गुड। समझ में आती सबको बात, डिपेंडेंट सी है। और टाइम कैसा है, इंडिपेंडेंट। समय देखिए साहब, समय अपने आप चलता है, समय किसी पे डिपेंड नहीं करता। वक्त इसीलिए हमेशा रहता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, इसीलिए वो हमेशा है। समझ पा रहे हैं। तो बताइए ये जो समय है ये तो चलता ही रहेगा ना अपने आप अपने आप अपने आप, इसको आप थोड़ी चला रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर समय आगे बढ़ेगा तो उसके अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन चेंज होगा। तो कंसंट्रेशन टाइम के ऊपर डिपेंड हो रहा है। तो कंसंट्रेशन एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और टाइम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या बात है, समझ पा रहे हैं मेरी? यस। अब मेरे को एक बात बताइएगा, ये बात मैंने क्यों बोली? ये बात मैंने इसलिए बोली क्योंकि अगर मैं टाइम को चेंज करूंगा, कम ज्यादा करूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन कम ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन डिपेंड करती है किसके ऊपर? अगर आप किसी के ऊपर डिपेंड करते हैं तो अगर जिसके ऊपर आप डिपेंड करते हैं अगर मैं उसको कुछ परिवर्तन लाऊंगा तो आपके ऊपर फर्क पड़ेगा, राइट? तो बताइए कंसंट्रेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? टाइम के ऊपर। तो अगर मैं टाइम को चेंज करूंगा, टाइम में कुछ परिवर्तन लाऊंगा, तो क्या कंसंट्रेशन पे भी कुछ फर्क पड़ेगा? यस। तो मेरे को बताना, अगर मैं ये जो टाइम इंटरवल है, ये जो डेल्टा टी लिखा हुआ है, अगर मैं इसको 0 की तरफ टेंड करा दूं तो इसका क्या मतलब है? ध्यान सुनिएगा जरा। डेल्टा टी अगर 0 की तरफ टेंड हो जाए तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, जब ये 0 की तरफ जाएगा तो है क्या ये? T2 माइनस T1। थोड़ी कठिन बात है, दिमाग पूरा कंसंट्रेट कर लीजिए जरा। डेल्टा टी अगर 0 की तरफ जाएगा तो मेरे को बताना जरा, ये है क्या? T2 माइनस T1। तो बताइए क्या T2 माइनस T1 0 की तरफ जाएगा? यस और नो? और अगर T2 माइनस T1 0 की तरफ गया तो मेरे को बताना T2 क्या T1 की तरफ जाएगा? देखते जाइए, अलग अलग स्टेप अलग अलग कलर से दिखा रहा हूं, जिससे दिखाई पड़े क्या होता जा रहा है। दिमाग पे फोकस करिए। डेल्टा टी 0 की तरफ गया, T2 माइनस T1 इसकी वैल्यू है, वो भी 0 की तरफ गई, तो T2 गया T1 की तरफ, T1 इधर आ जाएगा। तो बताइए T2 T1 की तरफ गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये वाला जो पॉइंट है T2, वो शिफ्ट होने लगा किसकी तरफ? किसकी तरफ? T1 की तरफ। देखिए T2 वाला पॉइंट शिफ्ट होने लगा किसकी तरफ? T1 की तरफ। और अगर T2 वाला पॉइंट T1 की तरफ शिफ्ट होगा तो बताइए जो चीज समय के ऊपर डिपेंड कर रही है वो भी शिफ्ट होगी फिर तो ये कंसंट्रेशन टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। तो बताइए अगर ये T2 उठ करके T1 के बगल में आ जाए, देखो ये T2 उठ करके ये T1 के बगल में आ जाए, तो क्या T2 जब कंसंट्रेशन था, T2 पे जब कंसंट्रेशन देखा गया तो वो C2 था, और जब T1 पे कंसंट्रेशन देखा गया तो क्या वो C1 था, और C T पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर T2 T1 की तरफ जाएगा तो क्या ये वाला C2, क्या ये भी C1 की तरफ जाएगा? हेलो, क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर आ रही तो एक बार अंगूठा दिखाना भैया जरा। अगर T2 T1 की तरफ जाएगा तो क्या C2 C1 की तरफ जाएगा? यस और नो? अगर T2 T1 की तरफ जाएगा तो क्या C2 ये वाला C1 की तरफ जाएगा? डन? समझ में आती बात? अब मेरे को बात बताइए, इसका मतलब देन आप लिखेंगे कि देन C2 विल बी टेंडिंग टू C1। यस। और बताइए अगर C2 C1 की तरफ गया, अगर C2 C1 की तरफ गया तो बताइए C2 माइनस C1 किसकी तरफ जाएगा? 0 की तरफ। और C2 माइनस, इसको इधर ले आओ, C2 माइनस C1 किसकी तरफ जाएगा? 0 की तरफ। और C2 माइनस C1 है क्या? डेल्टा C। तो बताओ डेल्टा C किसकी तरफ जाएगा? 0 की तरफ। अब बताइए क्या ये सब बातें आपको समझ में आती हैं? अब ये सब बातें अगर आपको समझ में आती हैं, जरा देखिए एक बार फिर से क्या कर रहा हूं मैं। अगर मैं टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर देता हूं, डेल्टा टी टेंड्स 0, मतलब टाइम इंटरवल बहुत छोटा कर दिया, तो बताइए जब मैं टाइम इंटरवल को बहुत छोटा करता हूं तो T2 माइनस T1 0 की तरफ जाता है, तो T2 T1 की तरफ जाता है, तो C2 C1 की तरफ जाता है, तो C2 माइनस C1 0 की तरफ जाता है, तो डेल्टा C 0 की तरफ जाता है। इतना बात क्लियर?
अगर इतनी बात क्लियर तो मेरे को एक बात बताना, क्या इनमें से दो बातें उठा लूं? अगर मैं डेल्टा टी को जीरो की तरफ शिफ्ट करूंगा, देन लगा देखो, देन डेल्टा सी क्या जीरो की तरफ जाएगा? क्या ये बात उठा सकते हैं? देखो, अगर डेल्टा टी जीरो की तरफ जाएगा, डेल्टा टी अगर जीरो की तरफ जाएगा, तो क्या डेल्टा सी भी जीरो की तरफ जाएगा? इसका ना, अगर मैं डेल्टा टी को बहुत छोटा कर दूं तो डेल्टा सी भी बहुत छोटा हो जाता है। हेलो, और अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो मेरी बात दूसरी सुनिएगा ध्यान से, जरा दूसरी सुनिएगा। अगर मैं इस डेल्टा टी को जीरो की तरफ टेंड करा दूं, देखो यही तो कर रहा है। लिमिट का मतलब क्या होता है? लिमिट का मतलब किसी वेरिएबल को बहुत छोटा कर देना। तो डेल्टा टी को मैं किसकी तरफ ले जा रहा हूं? जीरो की तरफ। तो जब मैं इसको जीरो की तरफ ले जाऊंगा तो क्या डेल्टा सी भी जीरो की तरफ जाएगा? जब मैं डेल्टा टी को जीरो की तरफ ले जाऊंगा तो क्या डेल्टा सी भी जीरो की तरफ जाएगा? पीछे स्लाइड में आप देख चुके हैं, देखिए, देख लीजिए। डन। और अगर ऐसा है तो बताइए, जब डेल्टा टी जीरो की तरफ जाएगा, इफ डेल्टा टी टेंड्स जीरो, तो आप कहेंगे देन डेल्टा सी टेंड जीरो। डन। और बताइए, जब डेल्टा टी जीरो की तरफ जाएगा तो ये इंटरवल जो होगा वो इंटरवल बहुत छोटा हो जाएगा। और इतने छोटे इंटरवल को आप नाम क्या देंगे? इतने छोटे इंटरवल को आप नाम क्या देंगे? डिफरेंशियल टी। क्या बोलेंगे इसको? डिफरेंशियल टी। तो बताना डेल्टा टी क्या बन जाएगा? क्या डिफरेंशियल टी बन जाएगा? और बताइए, डेल्टा सी अगर जीरो की तरफ जा रहा है तो डेल्टा सी क्या बन जाएगा? अब वो डेल्टा सी नहीं रहा, वो बहुत छोटा हो गया, तो वो डिफरेंशियल सी बन जाएगा। तो बताइए, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी क्या बन जाएगा? डीसी बाई डी टी बन जाएगा। लेकिन कब बनेगा? जब आप टाइम इंटरवल को बहुत छोटा करेंगे, जब आप लिमिट लगाएंगे टाइम इंटरवल पे। कितनों को बात समझ में आ गई? ये इन दोनों में कनेक्शन है, ये इन दोनों में कनेक्शन है। कितनों को पूरी बात समझ में आ गई अभी तक? एक बार सब लोग अंगूठा दिखा दो जोरदार तरीके से, अगर बात बहुत अच्छी लगी तो। आपके अंगूठे मेरे को बता देंगे कि क्या बात आप पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही, कहां तक जाते हैं अंगूठे, वहां से समझ में आएगी बात। और एक कंसेप्चुअल बात अगर आपको ये क्लियर हो रही तो इसका आपको एवरेज और इंस्टेंटेनियस में दिखने लगा मामला। डन है, वेरी गुड। चलिए, अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो भैया दो काम हो गए। क्या क्या दो काम हो गए बताओ? मैंने कहा था तीन टोटल काम ही थे। देखिए, तुम क्या हो, कैसे निकलोगे, तुम कैसे निकलोगे, और दोनों के बीच में कनेक्शन। बताइए, एवरेज रेट निकालने का तरीका मैंने आपको पढ़ा दिया। ये देखिए न्यूमेरिकल लग गया। हेलो, ये न्यूमेरिकल लग गया है ना। फिर मैंने एवरेज और इंस्टेंटेनियस में कनेक्शन भी बता दिया आपको। ये देखिए कनेक्शन हो गया, ये देखिए कनेक्शन हो गया। इस कनेक्शन को समझने का एक और तरीका भी हो सकता है। बताइए, ये अगर टाइम इंटरवल था और यहां इसके बीच में आप एवरेज आंसर निकाल रहे थे, तो अगर मैं इस टाइम इंटरवल को छोटा कर दूं, और छोटा और छोटा और छोटा, इतना छोटा कर दूं कि ये दोनों जो टाइम इंटरवल के पॉइंट थे ना दो, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लगभग लगभग ओवरलैप कर जाए, तो बताइए डेल्टा टी किसकी तरफ चला गया? जीरो की तरफ। और डेल्टा टी अगर जीरो की तरफ गया तो बताइए, ये दोनों अब एवरेज ना रह के बल्कि एक इंस्टेंट बन चुके हैं। एवरेज ना रह के बल्कि एक इंस्टेंट बन चुके हैं, दोनों एक ही के ऊपर ओवरलैप कर गए। तो इसे क्या बोलेंगे? एवरेज को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? इंस्टेंटेनियस में। कैसे कन्वर्ट किया? डेल्टा टी को कितना कर दिया? छोटा। कितना छोटा? लगभग लगभग जीरो जैसा। बराबर। अब अगर आपको मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, अब बताइए, यही तो बात ये लिखी है, समझ में आ गई बात? डन है। एक और तरीका सुन लीजिए। अगर आप कहते हैं कि डेल्टा टी जब जीरो की तरफ जाता है तो डेल्टा सी जीरो की तरफ जाता है, तो T2 T1 की तरफ जाता है और C2 C1 की तरफ जाता है। डन है। तो बताइए, ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताना जरा। ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट B पॉइंट है और ये A पॉइंट है। जरा दोनों के कोऑर्डिनेट बताना। A का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? x, y लिखते हैं। x कौन है देखो? T1। y कौन है देखो? C1। तो इसके कोऑर्डिनेट बताओ। T1, C1। क्या बात समझ में आ रही है? T1, C1। बताना B के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? B के कोऑर्डिनेट T2, C2। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे T2, C2। अब मेरे को एक बात बताइए, अगर आप कहते हैं कि भैया C2 गया C1 की तरफ, T2 गया T1 की तरफ, तो बताइए T2, C2 किसकी तरफ जाएगा? चैट ओपन कर रहा हूं, जरा बताना T2, C2 किसकी तरफ जाएगा? T2, C2 किसकी तरफ जाएगा? T2, C2 किसकी तरफ जाएगा? T1, C1 की तरफ। यस यस यस, T1, C1 की तरफ। बात समझ में आ रही सबको? वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत लोगों ने सही जवाब दिया है, बहुत लोगों ने सही जवाब दिया। वेरी गुड, बात समझ में आ रही है, इसका मतलब बहुत बढ़िया। अब देखिए, अगर आप कह रहे हैं T2, C2 जाता है, T2, C2 जाता है, जब ये करते हैं आप, तो T2, C2 जाता है T1, C1 की तरफ, तो मेरे को एक बात बताइए, ये पॉइंट B किसकी तरफ जाता है? फिर पॉइंट B क्या पॉइंट A की तरफ जाता है? तो बताइए, जब T2, C2, ये T2, C2 इस T1, C1 की तरफ जाएगा, तो क्या ये वाला पॉइंट उठ करके इसके बगल में आना चाहता है? और अगर ये इसके ऊपर आ गया, देखो B वाला पॉइंट ये उठ करके अगर ये A के ऊपर आ गया, तो बताइए ये दोनों अब एवरेज नहीं रहे बल्कि एक ही के ऊपर ओवरलैप हो गए, तो इसे आप क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस। हेलो, क्या बात समझ में आ रही है? तो बताइए, एवरेज और इंस्टेंटेनियस चमका कि नहीं चमका आपको? आपने क्या बोला? फिर सुन लीजिए पूरी बात क्या बोली मैंने। सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको? मैंने बोला कि अगर टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर दूं तो डेल्टा टी जीरो की तरफ गया, तो T2 - T1 जीरो की तरफ गया, तो T2 T1 की तरफ गया।
देन सी उस पर डिपेंड कर रहा था, तो C2 C1 की तरफ गया, तो C2 माइनस C1 जीरो की तरफ गया, तो डेल्टा C जीरो की तरफ गया। और अगर ये ऐसा हुआ तो बताइए डेल्टा C बाई डेल्टा टी डीसी बाई dt बन गया, तो एवरेज इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट हो गया। और क्या हुआ, एक और तरीका क्या हुआ, T2 अगर T1 की तरफ गया, C2 अगर C1 की तरफ गया, तो T2 C2 T1 C1 की तरफ गया, यानी कि पॉइंट बी पॉइंट ए की तरफ गया, तो ये वाला पॉइंट उठ के अगर इसके ऊपर आ गया, तो बताइए एवरेज नहीं बन गया आपकी, क्या बन गया, बल्कि इंस्टेंटेनियस बन गया। ये दोनों एक ही के ऊपर ओवरलैप कर गए, तो एवरेज कन्वर्ट हो गया किसमें, इंस्टेंटेनियस में। मेरे ख्याल से सारी बात कनेक्टेड हुई कि नहीं हुई। एक बार कीबोर्ड तो डालिए अगर मौज आ गई। कंसेप्ट आपको क्लियर करा रहा हूं एकदम बेसिक से, और देखिए कहां तक ले जा रहा हूं। एनसीईआरटी वगैरह कोई किताब नहीं पढ़नी है आपको, फिजिकल केमिस्ट्री गारंटी मेरी है, एक चीज नहीं छूने दूंगा इधर उधर, सिर्फ जस्ट फॉलो मी। सब यही होगा, सब यही होगा इसी क्लास में, एक एक चीज बेसिक से लेके इनफाइनाइट तक चलेंगे अपने। डन, एवरेज रेट डन, एवरेज और इंस्टेंटेनियस में कनेक्शन डन। अगला पॉइंट, तीसरी बात क्या बची बताना मेरे को, जल्दी से टाइप करना, मेरे को समझ में आएगा आप समझ रहे हैं कि नहीं। तीसरी बात क्या बची बताओ, क्या पढ़ाओ तीसरी बात, तीसरी बात क्या पढ़ाओ, जल्दी से टाइप करो तो मजा आ जाए। ये तो हो गया, आप क्या पढ़ाओ तीसरी बात। वेरी गुड, इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस इंस्टेंट, वेरी गुड, समझ में आ रही सबको बात। हाउ टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस रेट, वेरी गुड। चलिए भाई, इसका लोग बातें पकड़ रहे हैं, बढ़िया चल रहा है, बातें पकड़ रहे हैं। तीसरी बात, अब इसका मतलब मेरे को अगला पॉइंट समझ में आ गया, मेरे को अब तीसरा पॉइंट सीखना है, हाउ टू कैलकुलेट न्यूमेरिकल कैसा आएगा, कैलकुलेशन ऑफ। अब देखिए जो तीसरा वाला है ना, ये कठिन है। अभी तक जो चल रहा था वो फिर भी आसान था, ये कठिन है। इसीलिए आप ये ज्यादा लोग पढ़ते नहीं है। ज्यादातर लोग ये वाला उड़ा देते हैं और कहते हैं चलो आगे बढ़ जाते हैं, लेट हो रहा है समझ पा रहे, ये वाला उड़ा देते हैं। ये सब पढ़ाएंगे आपको, ये पढ़ा देंगे, ये बहुत ज्यादा होगा तो ये पढ़ा देंगे। कई लोग तो ये भी नहीं पढ़ाते और ग्राफ से कनेक्ट भी नहीं कर पाते, तो मतलब ये पढ़ा देते हैं, ये बढ़िया लगता है हमको, एवरेज वाला अच्छा लगता है, एवरेज वाला ये पढ़ा देते हैं, कहते हैं ये पढ़ लो, ये बस हो गया चलो। कह रहे वो आएगा तो कह देना डीसी बाई डी टी, कह रहे इंस्टेंटेनियस आएगा तो कैसे करेंगे मास्टर जी, तो कहेंगे वहां पे डीसी बाई डी टी कर देना। अरे भैया डीसी बाई डी टी तो कर देंगे, निकालेंगे कैसे, न्यूमेरिकल आएगा तो कैसे निकालेंगे, कह रहे डीसी बाई डी टी पढ़ के गया हूं, उसका भी कुछ नहीं हुआ, आपका भी कुछ नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन समझिए थोड़ा। अब ये कठिन बात है, जितना दिमाग है सब इकट्ठा कर लीजिए, जितना है कम पड़ेगा, जितना भी आपके पास है कम पड़ेगा, याद रखिएगा। बहुत कठिन बात है, ध्यान सुनिएगा, मैं इसके 3 केस कराऊंगा और 3 जब आप कर लेंगे तो आपको दिख जाएगा इंस्टेंटेनियस। केस नंबर 1 सुनिएगा, न्यूमेरिकल नंबर 1 कैसे बनेगा। वो कहता है मेरे को डीसी बाई डी टी चाहिए, इंस्टेंटेनियस चाहिए, तो भैया मेरे को डीसी बाई डी टी दो, बराबर। अब कहते हैं दे दिया, रख लो, कह रहे आंसर बताओ, कह रहे सॉल्व कैसे करोगे इसको। अब सुनिए, वहां पे फिर से एक ग्राफ आएगा, वहां पे फिर से ग्राफ आएगा, ये कंसंट्रेशन है और ये टाइम है, और ये गया ग्राफ। अब देखिए प्रोडक्ट का ग्राफ है, फिर से वैसा ही सवाल आया, फिर से वैसा ही सवाल आया, कह रहे वैसा ही कैसा, वैसा ही कैसा भी, वैसे ही सवाल मतलब आप यूं समझ लीजिए कि उसने कहा आपसे, लैंग्वेज देख रहा हूं मैं, यहां ध्यान देखिए, कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। देखिए ग्राफ किसका है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट का है, तो उसने आपसे कहा कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट का इंस्टेंटेनियस रेट मेरे को निकाल के दिखाओ, क्वेश्चन मार्क। बताइए मेरे को एक बात बताना, क्या ऐसा क्वेश्चन मार्क अगर उसने आपको दे दिया तो क्या आप तुरंत स्टार्ट हो जाएंगे, या उससे कुछ एक चीज पहले पूछेंगे। मैं चैट ओपन कर रहा हूं, जरा बताना, अगर बात पहुंच गई दिमाग तक तो मैं समझ जाऊंगा आप समझ रहे हैं। बताना क्या कुछ पूछेंगे, क्या क्या पूछेंगे, टाइम टाइम, ना 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 सही बात बोलिए, टाइम इंस्टेंट पूछेंगे। ध्यान दीजिए, शब्दों का प्रयोग जिंदगी में बहुत ध्यान से किया करिए, महाभारत हो गई थी साहब, टाइम इंस्टेंट पूछेंगे, टाइम नहीं। टाइम का मतलब सामने वाला टाइम इंटरवल समझ सकता है, यस। तो आप बोलेंगे मैं टाइम, मैं शब्द का इस्तेमाल बहुत ध्यान से करता हूं, ध्यान से आप भी क्या करिए जीवन में, अगर आपको आगे बढ़ना है तो। टाइम इंस्टेंट, वो कहेगा कि कौन सा टाइम इंस्टेंट पे बताऊं, तो उसने कहा टी इज इक्वल टू टी1 पे बताओ। क्या बोला, टी इज इक्वल टू टी1 पे। अब आप एनसीईआरटी वगैरह पढ़ेंगे तो आपको ये सब चीजें वहां मिलती हैं, आप फिर वहां कंफ्यूज होते हैं कि क्या करूं, इसको पढ़ूं ना पढ़ूं, तो मैं सब यहां करा दे रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कुछ नहीं पढ़ना, जस्ट फॉलो मी। कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टी इज इक्वल टू टी1। आपको टी इज इक्वल टू टी1 टाइम पे प्रोडक्ट के बनने के रेट को, इंस्टेंटेनियस रेट को बताना है। कहेंगे भाई साहब ये है आंसर,
कह रहे इसको सॉल्व कैसे करोगे? कह रहे यहाँ देखो ग्राफ में सॉल्व करेंगे। कह रहे कैसे समझाओ? कहेंगे किस टाइम पे बताना है? T1 पे। कह रहे कहाँ है T1? वो देगा आपको, क्वेश्चन में इतना तो देगा भाई, इतनी तो मदद आपकी करेगा ना। T इज इक्वल टू T1 दे देगा आपको, कहेगा ये है, कहेगा ये टाइम, इस पे बताओ। अब सुनिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। पहला स्टेप ये है कि जिस पर्टिकुलर टाइम पे आपसे पूछे कि इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, उस पर्टिकुलर टाइम पे ऐसे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। उस पर्टिकुलर टाइम पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, जब वो वर्टिकल लाइन ऊपर की तरफ जाएगी तो कहीं ना कहीं इस नीले वाले ग्राफ को कट करेगी। डन। ये पीली वाली लाइन वर्टिकली जो टाइम से ऊपर जा रही है, इस पर्टिकुलर टाइम पे, किस पर्टिकुलर टाइम पे? जिस पे आपको सवाल पूछा है, तो वो जाके कट करेगी। जब वो नीले वाले ग्राफ को यहां एक कट कर जाए, तो अगला हिस्सा, अगला पॉइंट ये है कि आप इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। अगला हिस्सा है, इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। फिर जब आप इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, जब इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, तो अगला स्टेप ये कहता है टेंजेंट जब ड्रॉ कर दी तो ये देखिए टेंजेंट आ गई। इतना डन। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप सुनिए, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, ध्यान सुनते जाइएगा। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है कि साहब आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है इस टेंजेंट का स्लोप पता करिए। आपको इंस्टेंटेनियस रेट की तरफ ले जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा जरा। अगला स्टेप क्या है? इस टेंजेंट का स्लोप पता करिए। स्लोप कैसे पता करते हैं? फिर से मैं चैट ओपन कर रहा हूं, जरा स्लोप पता करना है तो मैं एंगल पता करूंगा। एंगल पता करूंगा, कहां से नापूंगा? ये लाइन है, किसका स्लोप पता करना है? पहले बताइए किसका स्लोप पता करना है? लाल वाली लाइन का। लाल वाली लाइन क्या है? टेंजेंट है। किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे। किस ग्राफ पे? नीले वाले ग्राफ पे। किस पर्टिकुलर टाइम पे टेंजेंट है? T इज इक्वल टू T1 पे टेंजेंट ड्रॉ की गई ऊपर। हेलो, बात समझ में आ रही है? T1 कौन सा टाइम है? जिस टाइम पे आपसे सवाल पूछा गया। डन डन डन। चलें, अब मैं चला चैट ओपन कर रहा हूं। मेरे को एक बात बताइएगा, अगर मैं इसका टेंजेंट, इसकी टेंजेंट निकालना चाहता हूं तो एंगल निकालूंगा पहले इसका, फिर उस पर tan अप्लाई करूंगा। एंगल कैसे मेजर करते हैं? एंगल कैसे मेजर करते हैं? कहां से मेजर करते हैं? एंगल कहां से मेजर करते हैं? लाइन है, इसका स्लोप निकालना, कहां से मेजर करेंगे? कहां से मेजर करेंगे? एक्स एक्सिस से। बकवास जवाब लिखा गया। पॉजिटिव एक्स, वेरी गुड, पहला जवाब सही है बिल्कुल। पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मैंने फिर से आपसे कहा, बार बार कहता हूं, शब्दों का इस्तेमाल बहुत ध्यान से किया करिए साहब। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ध्यान दीजिए, ये जो आगे की तरफ जा रही है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और जो पीछे की तरफ जाती है इधर वो नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो आप कहां जाएंगे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इससे आप चलेंगे और एंगल मेजर करेंगे। कहां तक घूमते जाएंगे? घूमते जाएंगे, घूमते जाएंगे। कब तक घूमेंगे? जब तक आपको वो लाइन ना मिल जाए जिस लाइन का आपको थीटा निकालना है। क्या थीटा आ गया? अब जब थीटा आ गया तो उसके ऊपर tan अप्लाई कर दूंगा, तो क्या tan थीटा आ जाएगा? और जो tan थीटा आएगा, क्या वही स्लोप है? हेलो, क्या जो tan थीटा आएगा वही स्लोप है? किसका स्लोप है? इस लाल वाली लाइन का। ये निकाल लीजिए पहले। जब आप ये निकाल लेंगे, जब आप ये निकाल लेंगे, T इक्वल टू T1 पे आपने टेंजेंट ड्रॉ करी, उसका स्लोप निकाल लिया, tan थीटा आ गया मान लीजिए। अब जब आप ये निकाल लेंगे तो बताइए स्लोप को डिफाइन करने का, एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो होता है उसको डिफाइन करने का एक और तरीका भी होता है। क्या? अगर यहाँ y एक्सिस है, यहां x एक्सिस है, तो आपने पढ़ा होगा dy बाई dx। dy बाई dx, किसी ग्राफ पे अगर आपको किसी टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो क्या लिखते हैं? dy बाई dx। हेलो, अंगूठा, अंगूठा रुक गया। यस यस यस, dy बाई dx। करंट आना चाहिए भैया, dy बाई dx। अगर आपको नहीं भी समझ में आता तो आप क्या करिए, देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, छोटा सा एलिमेंट ऐसे dy काट लो, देखो ये dy, छोटा सा एलिमेंट dx काट लो, तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा, बराबर। तो बताइए dy बाई dx, तो स्लोप ये भी ठीक है, स्लोप ये भी ठीक है, समझ पा रहे हैं? अब बताइए इस बार dy बाई dx को आप क्या लिखेंगे? y की जगह कौन है? c है, तो dc, और dx x की जगह कौन है? टाइम है, तो dc बाई dt लिखेंगे। हेलो, अब देखिए सारी बातों को जोड़ डालता हूं, सारी बातों को जोड़ डालता हूं, ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप है, तो मैं क्या कहूंगा? अगर आपने स्लोप निकाल लिया इस स्ट्रेट लाइन का, लाल वाली का, तो बोलिए क्या tan थीटा आ गया? अगर tan थीटा आ गया तो क्या dy बाई dx आ गया? अगर dy बाई dx आ गया तो क्या इस ग्राफ में dc बाई dt आ गया? और अगर dc बाई dt आ गया तो देखो वो आ गया। कौन है वो जिसकी आपको तलाश थी? यही तो इंस्टेंटेनियस रेट है। कितने लोगों को बात समझ में आ गई कि देखो वो आ चुका है, देखो वो आ चुका है। सवाल कैसा आएगा साहब? न्यूमेरिकल कैसा? क्या दिख गया आपको कंसेप्ट? क्या कंसेप्ट दिख रहा है? बताइए ये इंस्टेंटेनियस रेट आप किस पॉइंट पे निकालना है? इस पॉइंट पे निकालना है जिस पॉइंट पे आपने ऊपर जाके टेंजेंट ड्रॉ करी है। अगर मौज आ गई तो कीबोर्ड तोड़ डालो भैया, ये कंसेप्ट आपको मार्केट में ढंग से नहीं मिलेंगे, आपको यही मिलेंगे एक्सक्लूसिव। इसीलिए मैं कह रहा हूं सिर्फ जस्ट फॉलो मी, जस्ट फॉलो मी। बात समझ में आ गई तो कीबोर्ड तोड़ डालिए। अभी और इसको जहरीला बनाता हूं। जहां तक मैं आपको ले चलूंगा वहां तक आप चलिए, उसके बाद मोक्ष ही मोक्ष है हर तरफ। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में आपको मोक्ष दिला दूंगा।
आपको लेकिन दो बातें मेरी फॉलो करनी होंगी जो मैंने सबसे पहले बताई थी। दो वर्ड मेरे, वो आसान नहीं है साहब, आपने सुन तो लिया होगा, बड़े मजे आए होंगे आपको। कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी, बड़ा कठिन काम है, 100 में से एक आदमी कर पाता है। क्या वो एक आदमी आप हैं? यही मुद्दा है। यही मुद्दा आपको सिलेक्शन तक ले भी जा सकता है और रोक भी सकता है। तो आप जिस दिन ये बात समझ जाएंगे, ध्यान दीजिए, मैंने आपको बोला ना, ये दो वर्ड हैं, ये दो वर्ड पूरी जिंदगी भर फॉलो करना, या पूरे 1 साल भी फॉलो करना, जिंदगी तो छोड़ दीजिए, 1 साल भी फॉलो करना ना, बहुत ज्यादा मतलब बेहतरीन कठिन काम है। और जिसने कर लिया ना, उसको कोई नहीं रोक सकता साहब इधर जाने से, कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन ध्यान दीजिए, 100 में से सिर्फ 1 या 2 लोग करते हैं, सिर्फ 1 या 2 लोग, 100% तरीके से। बाकी का 95% करते हैं, कुछ इसका काम करेंगे, 90% करेंगे, वैसे ही उनकी रैंक आती है। बस एक ही तरीका है साहब, मैं ज्यादा कुछ बातें करता नहीं इस प्रकार की, मैं सिर्फ पढ़ाता हूं क्लास में आके, मैं ज्यादा ये सब बातें करता नहीं। लेकिन मैं पहला लेक्चर था इसलिए आपको 2-4-5 मिनट मैंने ये बातें बोल दी। आगे आप समझदार हैं, आपको अपनी जिम्मेदारी इन 2 बातों की लेनी होगी, बाकी जिम्मेदारी मेरी है। देखिए, स्लोप जब आप निकालेंगे, तो आप कहेंगे स्लोप आ गया तो tan थीटा आ गया, tan थीटा आ गया तो dy by dx आ गया, dy by dx आ गया तो dc by dt आ गया, और dc by dt आ गया तो देखो वो आ गया जिसकी आपको तलाश थी, ये रहा न्यूमेरिकल। तो केवल बोलने से नहीं हो जाएगा कि dc by dt निकाल लेना। कैसे निकालोगे? ऐसे निकालोगे। स्टेप समझ गए? टाइम पे गए, ऊपर परपेंडिकुलर गए, कट किया, पॉइंट मिला, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद थीटा निकाला, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज गए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कहां गए? एंटी क्लॉकवाइज गए, थीटा आया, tan अप्लाई किया, tan थीटा आया, और tan थीटा ही कौन है? tan थीटा ही इंस्टेंटेनियस रेट का आंसर। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये जो सवाल आप लगा रहे थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? को पूछे इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे tan थीटा इसका आंसर। हेलो, वहां न्यूमेरिकल कैसे आएगा? न्यूमेरिकल कैसे आएगा? ऐसा डायग्राम बना देगा और कह देगा थीटा की वैल्यू, अगर यहाँ पे लिख दिया उसने, इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, बताइए क्या न्यूमेरिकल तैयार हो गया? न्यूमेरिकल नंबर 1 तैयार हो चुका है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है इंस्टेंटेनियस रेट का। वो कहेगा कि बताओ आंसर, डायग्राम बना के दे देगा ऐसे, आपको कहेगा आंसर बताओ, तो आप कहेंगे आंसर है 1045 यानी कि 1। किसी को बात समझ में आ रही है वाली? डन, पहला न्यूमेरिकल डन। अब मैं चलता हूं इसका सेकंड वर्जन। ध्यान दीजिए, इसके 2 वर्जन और आते हैं, और जो अगले 2 हैं वो और जहरीले हैं, और जहरीले। सेकंड वर्जन का ये न्यूमेरिकल नंबर 1 डन, इंस्टेंटेनियस का सबको समझ में आ गई बात। अब मैं न्यूमेरिकल नंबर 2, लेकिन आप तीनों कर लेंगे ना, उसके बाद आपको बिल्कुल दिख जाएगा कि आप कुछ नहीं पढ़ना, यही अंत है। न्यूमेरिकल नंबर 2 सुनिएगा, सेकंड क्वेश्चन क्या आ सकता है इंस्टेंटेनियस में? सेकंड क्वेश्चन क्या आ सकता है? फिर से आपको ग्राफ दे देगा जैसा पहले दिया था, फिर से ये आया ग्राफ। ये ग्राफ बनने के बाद वो कहेगा कि इस बार मैं आपको 2 इंस्टेंटेनियस रेट के कंपैरिजन की बातें करूंगा। कहूंगा क्या करोगे? कहेंगे इंस्टेंटेनियस रेट बताओ t इज इक्वल टू T1 पे, और इंस्टेंटेनियस रेट बताओ। अब देखिए 2 रेट पूछ रहा है, 2 टाइम इंस्टेंट दे रहा है आपको, t इज इक्वल टू T2 पे। कहेगा कहां है ये दोनों टाइम? कहेगा एक यहां है, एक यहां है। ये t इज इक्वल टू T1 है, ये t इज इक्वल टू T2 है। कहना शुरू हो जाओ। क्या तरीका को क्लियर है? तरीके पे बने रहेंगे क्या? अगर मान लो आपसे ये सवाल पूछा जाता तो क्या तरीका को क्लियर, मेथड क्लियर है आपको? मेथड क्लियर है। क्या करेंगे बताओ? परपेंडिकुलर जाओ, यहां भी तो यहां भी, बराबर। चलिए पहले एक कर लेते हैं, परपेंडिकुलर गए, परपेंडिकुलर जाने के बाद यहां पे कट किया, कट करने के बाद अगला स्टेप बताओ, अगला स्टेप बताओ, टेंजेंट ड्रॉ करो, ये गई। हेलो, बात समझ पा रहे हैं? अगला, अगर आपको इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है T2 पे, इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है T2 पे, तो क्या करूंगा? T2 पे ऊपर जाऊंगा, परपेंडिकुलर जाओ, आगे भी लो। कह रहे फिर क्या करना है? कहेंगे कट कराओ, करा दिया। कह रहे फिर क्या करना है? कह रहे टेंजेंट ड्रॉ करो। कह रहे ओके, ड्रॉइंग। क्या समझ पा रहे हैं? क्या बातें समझ में आ रही? क्या मैंने 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दी, 2 पर्टिकुलर टाइम अलग अलग दिए थे, दोनों पे टेंजेंट ड्रॉ कर दी है। हेलो, बताइए ये दोनों लाइंस जो है, ये दोनों लाइंस जो है, ये दोनों एक ही हैं या 2 हैं? एनेबल कर रहा हूं, दोनों लाइनें एक हैं या 2 अलग अलग हैं? डिफरेंट लाइंस हैं या सेम लाइंस है? 2 डिफरेंट है। कैसे पता चलता है कि डिफरेंट लाइन है? ध्यान सुनिएगा जरा, कैसे पता चलता है? किसी व्यक्ति को आप समझाएंगे, टेक्निकल बात क्या बोलेंगे कि 2 डिफरेंट लाइन, मैथ्स थोड़ी समझिए। अगर 2 लाइनें, अगर 2 स्ट्रेट लाइन सिर्फ एक बार कट करती हैं और दोबारा कभी नहीं मिलती हैं, तो वो एक नहीं 2 हैं। क्या बोल रहा है कभी? ध्यान सुनिए। अगर 2 स्ट्रेट लाइन
सिर्फ और सिर्फ एक बार कट करती हैं और दोबारा कभी नहीं मिलती हैं, तो वो एक नहीं दो है। हेलो, पहुंचा क्या? अगर वो बार बार कट करती, ओवरलैप करती, तो वो एक होती, सेम होती। लेकिन अगर वो एक बार ही कट कर रही है, एक बार ही कट कर रही है ऐसे, बस दोबारा कभी नहीं कट कर रही, तो वो क्या है? वो एक नहीं, वो दो है। क्लियर? तो बताइए क्या कहेंगे आप, इसको समझाइए कि अगर किसी पैदल आदमी को समझाइए कि साहब ये दो अलग अलग हैं, तो क्या बोलूंगा? कहूंगा देखो इसको पीछे ले जाओ, यहां पे देखो कट कराओ, इसको आगे बढ़ा के यहां कट कराओ, देखो एक ही बार कट कर रही है, फिर ये इधर निकल जाएगी, ये इधर निकल जाएगी, दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, इसका मतलब ये एक नहीं दो लाइनें। और अगर ये दो लाइनें हैं तो इनके दो डिफरेंट डिफरेंट थीटा भी होंगे। जरा इसका थीटा निकालूंगा, कैसे मेजर करूंगा? ऐसे घूम जाऊंगा यहां तक, और बनाना जरा इसका थीटा निकालना जरा, तो ऐसे घूम जाऊंगा बराबर। बताइए क्या दोनों का थीटा अगर मैं निकालता हूं तो T1 वाले को मैंने थीटा 1 बोल दिया, T2 वाले को मैंने थीटा 2 बोल दिया। जरा बताइए क्या कंपैरिजन हो सकता है? क्या क्या कंपैरिजन का सवाल आ सकता है कि नहीं आ सकता? बताना मेरे को, कंपैरिजन का सवाल आ सकता है कि नहीं आ सकता? बताइए कंपैरिजन का सवाल कैसे आएगा साहब? कहेगा T1 पे बताना इंस्टेंटेनियस रेट का आंसर क्या होगा। T1 पे क्या आंसर होगा बताओ? T1 पे क्या आंसर होगा? इस वाले टाइम पे क्या आंसर होगा बताओ? tan थीटा 1। और बताइए T2 पे क्या आंसर होगा? T2 पे क्या आंसर होगा? tan थीटा 2। क्या बात समझ पा रहे हैं? क्या यही आंसर है इंस्टेंटेनियस की? क्या दो अलग अलग जगहों पे आपने दो आंसर निकाल लिया, फिर क्या कंपैरिजन कराओ? थीटा 1 थीटा 2 में अगर आप कंपैरिजन कर लेंगे तो क्या tan थीटा 1 में भी हो जाएगा और tan थीटा 2 में भी हो जाएगा? तो जरा चेक करिएगा, कंपैरिजन करने का तरीका देखिएगा जरा, कंपैरिजन करने का जरा तरीका देखिए। तो आपने क्या किया कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर, देखिए थीटा 1 बड़ा है, थीटा 2 बड़ा है, अगर आपको नहीं दिख रहा है ऐसे तो मैं आपको बता देता हूं क्या कैसे देखा जाता है। मान लो किसी की मैथ्स उतनी स्ट्रांग नहीं, तो आप देखिए ये वाली लाइन एक ये थी और एक ये वाली लाइन ऐसे जा रही है, बराबर। आपको देखना है किसका थीटा बड़ा है, तो आप क्या करिए, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये वाला, ये वाला, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट, यहां पहुंच जाओ। देखो यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। अब क्या करो, यहां से देखना शुरू करो, यहां से बताओ आप, एक एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, कुछ चमका गया? देखो ये वाली, ये वाली, हेलो ऊपर है, तो बताइए ये कौन सा वाला हो गया? ये वाला देखो कौन सा वाला हो गया? क्या ये थीटा 1 हो गया? और ये वाली देखो ये है, ये वाली है, हेलो, तो बताइए क्या ये थीटा 2 हो गया? यहां पे भी दिखा सकते हैं, देखो ऐसे दिखा दो। देखिए ये वाला एंगल अगर आप यहां दिखाते हैं तो ये हो गया थीटा 1 और ये हो गया थीटा 2। क्या चमका कुछ? देखो ये थीटा 2 है तो ये भी थीटा 2 होगा, तो ये हो गया थीटा 2 और ये वाला हो गया थीटा 1। कितनों को बात समझ में आई? अंगूठा है मेरे आपके बीच में भैया, तो रुकना नहीं चाहिए। अगर मौज आ रही, कंसेप्ट दे रहा हूं आपको, ढंग के कंसेप्ट दे रहा हूं, तो आपको कोई किताब नहीं पढ़नी इसकी बात, तो एक बार जरा फोकस तो करिए, ठीक है? तो बताइए ये अगर थीटा 1 हो गया, ये थीटा 2 हो गया, तो क्या थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2? थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2। तो आप क्या 10 लेकर के फिर आंसर निकाल लेंगे किसका आंसर बड़ा और कितना बड़ा है। डन। क्या ये कंपैरिजन का न्यूमेरिकल आ सकता है? क्या दो अलग अलग समय पे दो अलग अलग इंस्टेंटेनियस रेट्स आए हैं, उनका कंपैरिजन कर दो, क्या थीटा देख के कंपैरिजन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक 30 एक 45 डिग्री है, तो क्या कंपैरिजन नहीं कर लेंगे क्या आप? यस, डन। ये भी क्लियर, ये न्यूमेरिकल नंबर 2 है। बताइए एक और बात बताइएगा जरा, एक और बात बताइएगा। अगर मैंने इंस्टेंट देखिए T1 रखा, T1 इंस्टेंट पे अलग आंसर आया, जब मैंने इंस्टेंट T2 कर दिया तो आंसर चेंज हो गया। यानी कि इंस्टेंट बदल देने से, इंस्टेंट बदल देने से जो बदल जाया करता है, इंस्टेंट, ऑडियो वीडियो मैच करा देखिए, इंस्टेंट बदल देने से जो बदल जाया करता है, जो बदल जाया करता है, वही तो इंस्टेंटेनियस रेट है, वही तो इंस्टेंटेनियस रेट है। हेलो, क्या बात समझ पा रहे हैं? ध्यान दीजिए, इसका नाम इंस्टेंटेनियस रेट क्यों पड़ा? क्योंकि इंस्टेंट बदल देता हूं तो थीटा बदल जाता है, थीटा बदल जाता है तो टेन थीटा बदल जाता है, तो इंस्टेंटेनियस रेट बदल जाता है। इसका मतलब जो इंस्टेंट चेंज करने से बदल जाया करे उसे क्या बोलेंगे? उसे इंस्टेंटेनियस रेट बोलेंगे। डन है क्या? न्यूमेरिकल नंबर 2 डन। अब एक आखिरी बता रहा हूं, सबसे जहरीला। क्या आपको इंस्टेंटेनियस रेट में मैंने दो न्यूमेरिकल लगवा दी, एक ये लगवा दिया, एक ये क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे न्यूमेरिकल नंबर 2 डन। अब सुनिएगा न्यूमेरिकल नंबर 3, ये और जहरीला है। अगर आपने ये कर लिया तो इसके आगे अब कुछ भी नहीं है, दीवार है। मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए तीसरा और सुन लीजिए, कैलकुलेशन नंबर 3 पे जा रहा हूं। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि इसमें भारी मात्रा में दिमाग लगेगा, जितना आपके पास है सब कम पड़ने वाला है। और ये एम्स वाले पूछते हैं, लेकिन अब एम्स वाले मिल चुके हैं तो पूछ सकते हैं। इस बार पेपर आसान है तो अगली बार आएगा कि नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कुछ कठिन भी आ सकता है। तो आप तैयार रहिए हर चीज के लिए। मान लीजिए आपसे कहता है न्यूमेरिकल नंबर 3, न्यूमेरिकल नंबर 3 क्या आएगा भाई? इस बार आपको कहेगा फिर से ग्राफ ले लो, वही वाला कंसंट्रेशन,
और यहां पे टाइम, और बताइए ये बना ग्राफ। आज मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट पहुंचा दे रहा हूं इंस्टेंटेनियस में, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। आखिरी बात सुन लीजिए बस। कहता है कि फिर से सवाल आ गया, क्या सवाल आया? कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस रेट कब निकालना है? एट टी इज इक्वल टू T3। कह रहे कहां है T3? दिखा देता हूं भैया कहां है T3, देखो यहां है। कह रहे ये है T इज इक्वल टू T3, इस पे निकालना है। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, इस पे अगर आपको निकालना है T3 पे तो क्या करेंगे? तरीका वही है, तरीका तो वही है, एक ही तरीका है और कोई तरीका ही नहीं है। जिस भी पॉइंट पे सवाल आए उस पे परपेंडिकुलर ऊपर जाइए। परपेंडिकुलर ऊपर जाने के बाद इस लाइन को यहां पे कट करा दीजिए। कट कराने के बाद अगला स्टेप यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद उस टेंजेंट का स्लोप निकालिए, उस टेंजेंट का स्लोप निकालिए। लेकिन ध्यान दीजिए, अब स्लोप जब निकालने पे आप आएंगे तो पिछली बार आप कहते थे, इस बार भी आप वही कहेंगे कि देखो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, ये थीटा आ गया, तो बताइए इसका आंसर क्या हो गया? तो इसका आंसर हो गया tan थीटा। आप कहेंगे ये आंसर हो गया, लो भैया ये आंसर हो गया, बिल्कुल सही बात है, कुछ गलत नहीं कहा आपने। T3 पे अगर आपसे सवाल पूछ रहा है इंस्टेंटेनियस रेट का, तो इस T3 पे भैया आंसर tan थीटा है, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पिछली बार सवाल इसलिए आसान हुआ करता था क्योंकि थीटा उसने आपको दे दिया था और आपने 1045 फेंक के मार दिया था और आंसर खत्म हो गया था। पिछली बार सवाल इसलिए आसान था क्योंकि उसने आपको थीटा दे दिया था, आपने उसको tan थीटा बता दिया था, खत्म हो गया था सवाल। इस बार वो आपको थीटा नहीं बताएगा, इस बार वो आपको थीटा नहीं बताएगा और कहेगा बिना थीटा दिए सवाल लगाओ, आप खुद निकालो थीटा क्या है या खुद निकालो tan थीटा क्या है। तो क्या मैं खुद tan थीटा निकाल सकता हूं? बताइए tan थीटा अगर आपको जिंदगी में कभी निकालना, एक लाइन है, एक लाइन फोकस करिए, नीली वाली लाइन देखो, नीली वाली लाइन, इस पे ये थीटा है, आपको tan थीटा चाहिए, थोड़ी सी मैथ्स लगा लीजिए। देखिए नीली वाली लाइन पे एक पॉइंट यहां पकड़ लीजिए, ये पॉइंट कहां पकड़ा है मैंने जरा बताना, सफेद वाले ग्राफ पे या नीली वाली लाइन पे? बताना ये पॉइंट मैंने कहां पकड़ा है, सफेद वाली लाइन पे या नीले वाले ग्राफ पे? ब्लू पे पकड़ा, वेरी गुड, ब्लू पे, नीले पे पकड़ा है, राइट। तो बताइए नीले पे अगर मैंने पकड़ा है तो एक पॉइंट मैंने ये पकड़ लिया। अभी देखिए बात कठिन है लेकिन एक बार आप कर लेंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा, आपको कोई सवाल डरा नहीं पाएगा इंस्टेंटेनियस में कभी। एक पॉइंट आपने ये पकड़ लिया और एक नीले वाले पे एक इस तरफ पकड़ लो, दो पॉइंट पकड़ लो। आपको किसका स्लोप चाहिए? किसका स्लोप चाहिए? नीली वाली लाइन का। तो आपने नीली वाली लाइन पे दो पॉइंट पकड़ लिए, डन। और उसके बाद आप क्या करो कि इसको इधर ऐसे बढ़ा दो, इसको ऐसे इधर बढ़ा दो हॉरिजॉन्टल, और इस लाल वाले पॉइंट पे जो पॉइंट आपने ढूंढा ये वाला, इससे वर्टिकल ऐसे नीचे चले आओ, वर्टिकल ऐसे नीचे चले आओ। जब आप ऐसे आएंगे तो क्या एक ट्रायंगल तैयार हो जाएगा, क्या एक ट्रायंगल तैयार हो जाएगा। ध्यान दीजिए, जो ये ट्रायंगल तैयार हो चुका है, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, क्या ट्रायंगल आपको कुछ आंसर देने वाला है? अगर आपको बात समझ में आ गई तो एक बार अंगूठा दिखाना भैया, क्या कुछ ट्रायंगल आपको आंसर देने वाला है? क्या ये आपको कुछ आंसर देने वाला है? क्या आंसर देने वाला बताना, मेरे को चाहिए क्या था, मेरे को चाहिए क्या था? tan थीटा। अगर ये निकला तो मेरा काम हो गया, आंसर आ गया मेरा। यानी कि ये थीटा है, मुझे tan थीटा चाहिए किसी भी कीमत पे। तो मैं क्या करूंगा, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लूंगा, इस पॉइंट को एक नाम दे दूंगा, इस नीले वाले लाइन पे ढूंढा है, इसको ए बोल दो, इस पॉइंट को बी बोल दो, इस पॉइंट को सी बोल दो। तो बताइए क्या ट्रायंगल एबीसी नजर आ रहा है आपको? हेलो, ट्रायंगल एबीसी नजर आ रहा है? तो बस हल्का सा दिमाग लगाइए और खेल खत्म है। बताइए अगर ये वाला थीटा है, अगर ये वाला थीटा, तो इतनी मैथ्स तो जीवन में सबने पढ़ी होगी कि ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। देखिए अगर ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा? और अगर ये भी थीटा है तो बताइए tan थीटा की वैल्यू, ट्रायंगल एबीसी देखना जरा भैया, ट्रायंगल ए बी सी, जरा ये वाला ट्रायंगल देखना जरा सब लोग। तो tan थीटा को क्या लिखोगे बताओ, tan थीटा को क्या लिखोगे? बी सी अपॉन ए बी। हेलो, बताइए क्या मैं tan थीटा को बी सी अपॉन ए बी लिख देता हूं तो क्या कोई दिक्कत किसी को? सबको समझ में आती है बात, डन है। तो बताइए मेरा मकसद क्या था, tan थीटा निकालना, तो मैंने निकाल दिया बीसी अपॉन ए बी। अब अगर मैं बीसी ढूंढ लूं और ए बी ढूंढ लूं तो मेरा काम हो गया। बताइए बी से सी तक की डिस्टेंस क्या आप ढूंढ नहीं सकते हैं? बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। बताओ कैसे ढूंढेंगे? देखो बी के हॉरिजॉन्टली ऐसे आओ, ऐसे आओ, ऐसे आओ, और ऐसे आते आते यहां पे आ जाओ। तो क्या यहाँ पे आप एक पॉइंट ढूंढ लेंगे बी के करेस्पॉन्डिंग, और यहाँ पे सी के ऐसे सी के साथ आ जाओ, सी के ऐसे हॉरिजॉन्टल आते जाओ, आते जाओ, आते जाओ, आते जाओ सी के सामने से। तो बताइए क्या एक पॉइंट आप यहां ढूंढ लेंगे? ये देखिए सी के सामने हो गया, ये वाला बी के सामने हो गया। तो क्या अगर मैं ये डिस्टेंस निकाल लूं तो क्या मुझे बी से सी का मिल जाएगा डेटा? अब ये डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे? वो ग्राफ देगा, ग्राफ में आपको ऐसे डेटा देगा, ग्राफ में ऐसे डेटा देता ना, वो ऐसे डेटा देगा। तो आप क्या करना, इन दो डेटा को देख लेना, 10 20 30 40 ऐसे दिया होगा, इन दोनों का गैप निकाल लेना। क्या ये निकलते ही क्या आपको ये मिल जाएगा? और ये मिल गया तो क्या आपको बीसी मिल गया?
मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर मैं आपको डेटा बोल देता हूं कुछ। मान लीजिए ये वाला डेटा आया C2 और ये वाला डेटा आया मान लो C3। हेलो, ये C2 आ गया, ये मान लो C3 नाम दे दिया, तो बताना BC की वैल्यू कितनी हो गई? क्या BC की वैल्यू C3 माइनस C2 हो गई? C3 माइनस C2 हो गई। देखो C3 ये है, C2 ये है, तो क्या C3 माइनस C2 हो गई। और बताइए ए बी निकाल सकते हैं आप कि नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ए बी कैसे निकालेंगे बताओ? ए बी, ए के सामने ऐसे वर्टिकली नीचे आ जाओ, एक पॉइंट ढूंढ लो। बी के सामने वर्टिकली आ जाओ, एक पॉइंट ढूंढ लो। बताओ इन दोनों का गैप निकाल लो, इन दोनों का गैप निकाल लो। तो क्या ये डिस्टेंस, ये वाले डिस्टेंस, ये वाले डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस क्या ए बी हो जाएगी? हेलो। और मान लीजिए आप इसको कुछ नाम दे देते हैं, तो इसको मैंने नाम दे दिया मान लो T2 दे दिया, इसको नाम दे दिया मैंने मान लो C2 नाम दे दिया, या इसको मैंने T2 दे दिया तो इसको T3 नाम दे दीजिए। या आप देखिए, अच्छा T3 इसको आप दे चुके हैं तो एक नाम चेंज कर देता हूं, चलो नाम चेंज कर देता हूं आपके लिए, नहीं तो नाम रिपीट ना हो जाए, नाम में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए नाम चेंज कर देता हूं। चलो नाम में कंफ्यूजन ना हो इसलिए नाम चेंज कर देता हूं। T3 आप दे चुके हैं तो क्या करो, नाम थोड़ा चेंज कर दो। देखो इसको बोल दो C1, आप कुछ भी बोल दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। इसको बोल दो C2, तो इसको बोल दो T1 और इसको बोल दो T2। डन। तो बताइए अगर मैंने ऐसा बोल दिया, तो ऐसा बोल दिया अगर मान लो मैंने, तो बताओ ये हो गया, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया? C2 माइनस C1। यही देखो BC हो गया C2 माइनस C1। और बताओ ये मैंने अगर बोल दिया ये वाला गैप, तो ये कितना हो गया? T2 माइनस T1। तो ये देखो ये हो गया T2 माइनस T1। तो डन है मामला, ये T2 है देखो, ठीक है। तो ये हो गया T2 माइनस T1, डन। और ये जैसे ही चार वैल्यूज आप ढूंढ लेंगे, बताइए अगर आप क्वेश्चन में आपको आता है तो क्या यहाँ पे ऐसे ग्राफ में दिया होगा डेटा, तो क्या T1 नहीं ढूंढ लोगे? तो क्या T2 नहीं ढूंढ लोगे? क्या C1 नहीं ढूंढ लोगे? और क्या C1 ढूंढ लिया तो क्या C2 नहीं ढूंढ लोगे यहाँ पे? और C2 C1 ढूंढ लिया, T2 T1 ढूंढ लिया, तो यहाँ पुट नहीं कर दोगे? यहाँ पुट कर दोगे तो क्या ये रेशियो आ जाएगा, और ये रेशियो क्या BC अपॉन AB है, और ये आ गया तो क्या tan थीटा आ गया, और tan थीटा आ गया तो देखो फिर से आ गया, देखो फिर से आ गया, और खेल खत्म हो गया। ये न्यूमेरिकल नंबर 3 है और ये सबसे जहरीला वर्जन है, ध्यान दीजिए। ये आम आदमी को समझ में नहीं आता, ये लोग पढ़ते पढ़ाते भी नहीं है, आप इधर उधर कहीं भी देखेंगे ये नहीं पढ़ाया जाता। रीजन यही है कि खुद नहीं चमकता है। तो मैंने आपको क्या पूरा मोक्ष दिला दिया इंस्टेंटेनियस में। कितने लोगों को सारी बातें समझ में आ गई? अगर मौज आ गई, सारे केस समझ में आ गए, तो एक बार अंगूठा दिखाओ और तोड़ डालो कीबोर्ड। अगर आपको मैंने तीनों केस दिखा दिए 1 2 3, देखिए 1 न्यूमेरिकल नंबर 1 ये वाला, नंबर 2 ये वाला कंपैरिजन का, नंबर 3 ये वाला जिसमें ट्रायंगल खुद बनाना था। अगर आपको मजा आ गई तो एक बार लिख दीजिए, जबरदस्त तरीके से आपको मैंने चीजें बताई हैं। इसके आगे अंत है, कुछ नहीं है इसके आगे, मोक्ष है। इसके आगे कोई सवाल ही नहीं बन सकता साहब, क्योंकि कुछ है ही नहीं। करोगे क्या इसके आगे? मारने थोड़ी लगेगा आपको वहां, सवाल ही तो पूछेगा, बता देंगे। क्या पूछोगे इससे ज्यादा? तुम इससे ज्यादा क्या पूछोगे? है ही नहीं कुछ धरती पे। क्लियर है? अंत है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कोई किताब नहीं फॉलो करनी है, कहीं कुछ भी, कोई किताब नहीं, कोई एनसीईआरटी नहीं, कुछ भी नहीं। फिजिकल केमिस्ट्री मतलब सिर्फ मैं, यत्र तत्र सर्वत्र सिर्फ मैं। जस्ट फॉलो मी, नथिंग एल्स। मैं जो कहता जाऊं वो करते जाइए। अंत जब होगा चीजों का तो आप देखेंगे कि सब कुछ समाप्त हो चुका है, अब कुछ जीवन में बाकी नहीं है फिजिकल केमिस्ट्री में। चलिए, मजा आ गया? तो मैंने आपको बहुत सारी बातें आज बता दी। देखिए इतनी सारी बातें मैंने आपको करा दी। ये देखिए ये सब कर डाला, ये सब शुरू से लेकर के अभी तक जितना कुछ हुआ है। अब देखिए अगले टर्न पे हम लोग थोड़ा सा इजी बातें करेंगे। आज कठिन बातें हम लोगों ने खूब करी, पहले लेक्चर में जबरदस्त कठिन बातें करी हम लोगों ने, देखिए आप। और 10:57-58 हो चुके हैं मेरे ख्याल से। और देखिए काफी जबरदस्त पढ़ाई हुई है मेरे ख्याल से। अगर आप डीपीपी वगैरह मैंने आपको बताया ना, क्वेश्चन टैब में मैं आ रहा हूं भी। देखिए डीपीपी वगैरह आपको इस नंबर पे आप संपर्क करेंगे, इस नंबर पे आप संपर्क करेंगे, आपको सब मिल जाएगा, ठीक। तो मैंने कहा ना, 3 बातें मेरी बस ध्यान रखिएगा। एक, ये मेरा नंबर ध्यान रखिए, कुछ भी बात आपको संपर्क करना है, डीपीपी, नोट्स, कैसे पढ़ें, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक, सब कुछ यहां। दूसरा पॉइंट सुनिए ध्यान से, डीपीपी वगैरह में अपडेट सेक्शन यहां पे होता है, वहां भी अपडेट कर दूंगा, और नोट्स भी यहां अपडेट कर दूंगा, ठीक। दूसरा पॉइंट ये, लेकिन इस पे जुड़ जाइए क्योंकि इस पे आपको और भी अपडेट मिलेंगे, और भी बातें मैं बताता रहता हूं। क्लासेस कब है, क्या है क्या नहीं, क्या चेंज हो रहा है, ये सब बताऊंगा। व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए, व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए, ठीक है ना। तो चलिए, एक बात ये, दूसरी बात, 2 बातें ध्यान रखिएगा, कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी, उसको फॉलो करते रहिएगा और मेरे साथ बिल्कुल अंत तक आपको बने रहना है 100%। तीसरी बात, इधर उधर कुछ भी नहीं फॉलो करना, कोई किताब नहीं, किसी व्यक्ति को नहीं, कोई किताब नहीं, कोई एनसीईआरटी नहीं, जस्ट फॉलो मी। अब मैं आपको एक फटाफट क्विक रिवीजन दे देता हूं कि अभी तक आपने क्या क्या पढ़ डाला, चलिए शुरुआत कर देते हैं।
शुरुआत करते हैं। मैंने आपको बताया था कंसिस्टेंसी परसिस्टेंसी रखिए, यहां से कहानी शुरू हुई थी कॉलेज तक अगर आपको जानना है तो इन दोनों चीजों को बनाए रखिए, क्योंकि ये अगर रास्ता ब्रेक हुआ तो आप यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगला पॉइंट आ जाइए, मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया, मैंने कहा आपसे इन दिस चैप्टर वी डील विद रेट ऑफ रिएक्शन एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। फिर मैंने आपसे कहा रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब स्पीड पढ़ना शुरू करिए। फिर मैंने आपसे कहा कि क्या मैं दुनिया की हर रिएक्शन की स्पीड पढ़ सकता हूं, क्या मैं दुनिया के हर रिएक्शन की स्पीड पढ़ सकता हूं? जवाब आया नहीं। तीन प्रकार की रिएक्शंस होती हैं, एक वेरी फास्ट होती है, एक वेरी स्लो होती है, और एक देखिए मॉडरेट होती है। तो मैंने क्या बोला, जो पहली है वेरी फास्ट, वो आयनिक रिएक्शन है, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है और इनकी काइनेटिक्स हम नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि बहुत कम समय मिलता है। वेरी स्लो में मैंने आपसे क्या कहा, रस्टिंग और एलोट्रोपिक कन्वर्जन, इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है, वी डू नॉट स्टडी, हम पढ़ते नहीं है। तीसरा मैंने आपसे क्या कहा, स्लो मॉडरेट, इनको पढ़ते ही है, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं, इसीलिए पूरी काइनेटिक्स में आपको मॉलिक्यूलर रिएक्शंस ही नजर आती हैं, इन्हीं की काइनेटिक्स आपको पूरे चैप्टर में पढ़नी है। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया रेट ऑफ रिएक्शन में दो प्रकार के रेट, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। एवरेज डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, इंस्टेंटेनियस डी सी बाई डी टी। और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ गया, मैंने कहा दो लोगों में जिंदगी में सिर्फ तीन ही बातें हो सकती हैं, तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, और तुम दोनों के बीच में क्या है। मैंने पहले एवरेज रेट का कैलकुलेशन स्टार्ट किया, मैंने ग्राफ बनाया T1 T2 C1 C2, मैंने कहा आंसर होगा डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, C2 माइनस C1 T2 माइनस T1। अगर मैं T1 देख लूं, T2 देख लूं, C2 देख लूं, C1 देख लूं, पुट कर दूं तो ये आंसर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन डन हुआ। फिर मैं आगे बढ़ गया, मैंने कहा इन दोनों में रिलेशन बताओ। डेल्टा सी बाई डेल्टा टी पे अगर आप लिमिट लगा देते हैं तो वो बन जाता है डी सी बाई डी टी। लिमिट क्या लगानी होगी, टाइम इंटरवल को बहुत छोटा करना होगा। जब आप टाइम इंटरवल को बहुत छोटा करते हैं तो कंसंट्रेशन का इंटरवल भी बहुत छोटा हो जाता है। ये बात मैंने आपको समझाई। यहां पे मैंने कहा आपसे कि अगर डेल्टा टी जीरो की तरफ जाएगा तो T2 माइनस T1 जीरो की तरफ जाएगा, T2 T1 की तरफ जाएगा, C2 C1 की तरफ जाएगा, C2 माइनस C1 जीरो की तरफ जाएगा, डेल्टा सी जीरो की तरफ जाएगा, और T2 C2 T1 C1 बन जाएगा, पॉइंट बी पॉइंट ए के ऊपर आ जाएगा। तो ये एवरेज ना होकर के क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस बन जाएगा। फिर मैंने आपको कहा कि कैलकुलेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस के न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, तीन न्यूमेरिकल आएंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1 क्या आएगा, ये आपने एक पर्टिकुलर टाइम पे आंसर पूछा था, मैंने इसके ऊपर गया, एक स्लोप बनाया, लाइन खींची, स्लोप ढूंढा, tan थीटा ढूंढा, और tan थीटा ही आंसर है, और tan थीटा ही डीसी बाई डी और वही आंसर है। tan थीटा निकालने के लिए आपको थीटा दिया जाएगा क्वेश्चन में, आप आंसर लिख देंगे tan 45, अगर 45 डिग्री आपको थीटा दिया जाता है। न्यूमेरिकल नंबर 2 मैंने बताया, अगर दो अलग अलग इंस्टेंट पे कंपैरिजन आ जाता है तो दोनों पे थीटा ड्रॉ कर लीजिए, दोनों के थीटा कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर करने का तरीका मैंने बताया, इंटरसेक्शन पॉइंट को पकड़ लिया करिए, आसानी से आपको दिख जाएगा थीटा 1 और थीटा 2 कौन बड़ा है। जो बड़ा होगा उसका 10 ले लीजिए, tan थीटा 1 tan थीटा 2 में कौन बड़ा है कौन छोटा है ये भी पता लग जाएगा, और इस प्रकार से कंपैरिजन हो जाएगा। फिर आप कहेंगे न्यूमेरिकल नंबर 3 आएगा तो अंत कैसे होगा, कहेंगे अगर आपको थीटा क्वेश्चन हो, कहेंगे मैं ढूंढ लूंगा। कैसे ढूंढूंगा, tan थीटा ढूंढने का तरीका मैंने बताया, स्ट्रेट लाइन पे दो पॉइंट पकड़ लीजिए इधर और उधर, और इनको मिला के एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए, ये वाला। जैसे आप ये ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, इसके अंदर आप देखिए ट्रायंगल एबीसी में tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC अपॉन AB। B और C यहां से ढूंढ लीजिए, C2 C3 C2 C1 से, और A और B को ढूंढ लीजिए T1 T2 से, और गैप यहाँ पे पुट कर दीजिए BC अपॉन AB। यहाँ आ गया tan थीटा ये आंसर था, और देखो फिर से आ गया और कहानी खत्म हो गई। इस प्रकार से ये चैप्टर में आज मैंने आपको पूरे तरीके से एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट एकदम कायदे से कड़क बता दिया, कहीं कुछ नहीं पढ़ना। इसके बाद इसको जाके फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, इसके नोट्स बना लीजिएगा, मैं आपको सारे अपडेट देता रहूंगा। नंबर मेरा याद रखिएगा 960, जीवन में आपको दो चीजें मोक्ष तक ले जाएंगी, 9602084334 ये नंबर लिख लीजिए। और दूसरा, अगर अभी तक आपने ये प्रोफाइल नहीं फॉलो किया है, अगर अभी तक आपने इस नाम को सर्च नहीं किया तो सर्च कर डालिए, फॉलो नहीं किया तो तुरंत फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ये नाम ही है जो आपको मोक्ष तक ले जाएगा। यकीन मानिए जब मैं फिजिकल केमिस्ट्री पूरी पढ़ा दूंगा आपको, तो आप किसी को पढ़ाने के लायक हो जाएंगे, पढ़ना तो बहुत छोटी बात हो जाएगी, बराबर। तो इस नाम को तुरंत जाइए फॉलो करिए, इसमें सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे। और अगर आपको सेशन जोरदार लगा तो हर तरफ इसको शेयर करिए, इस पर फीडबैक दीजिए, मचाइए। आप मुझे हैंड्स डेडिकेट कर सकते हैं और सेशन के बारे में अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और मचाएंगे। आपको ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा अगली क्लास में न्यूमेरिकल लगाने के कि आपने जिंदगी में नहीं सुने होंगे। सभी लोग आइएगा नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं फिर से।